दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ज्यादा खास और रोमांचक है, इसीलिए बिना कहे ही लाइक कर दो। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अभी जो भी एपिसोड आएगा ध्रुवंत की, उसका एक फिक्स टाइम बनाया है मैंने। तो अब से जो भी नया एपिसोड अपलोड होगा वह 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में आएगा और वह वीडियो लाइव चलेगा। और लाइव खत्म होने के कुछ घंटों बाद वह वीडियो अनलिस्टेड कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वीडियो लाइव होने के कुछ समय बाद वह चैनल पर नहीं दिखेगा। तो अगर आप उस वीडियो को बाद में सुनना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, या फिर आप लोग 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में तैयार रहना और डेली वीडियो को देख लेना। और हाँ, हमारे नए चैनल स्टोरी ट्यूब बैक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे की कहानी वहीं पर अपलोड होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि कृपया मेरे इस एपिसोड को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं लगता है, फिर भी कई लोग लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। 9 आकाशीय सीढ़ियों पर ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी काली पुतलियों से सुनहरी रोशनी फटी। जैसे ही सुनहरी रोशनी धीरे धीरे बिखरी, उसने राहत की गहरी सांस ली। भले उसकी ताकत में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर बहुत हल्का और लचीला हो गया था, जैसे उसने तपन और शोधन की एक श्रृंखला झेली हो। सिर उठाकर ध्रुवांश ने आसमान की ओर देखा, जहां अनंत सुनहरी बूंदें अभी भी गिर रही थीं। प्रवेश का अंत होने में अभी कुछ वक्त था। इस नजारे को देखते हुए ध्रुवांश ने अपनी ट्रेनिंग नहीं रोकी। एक सोच के साथ चूसने वाली ताकत फिर फटी। एक प्रवेश क्रिस्टल बना लेने का मतलब था कि उसने अपना प्रवेश पूरा कर लिया था। ऐसा लगता था उसके पास दूसरा क्रिस्टल बनाने का कुछ वक्त था। जाहिर है, यह अमायरा के लिए था। भले उसे अमायरा के दल, देवांश दल की पृष्ठभूमि का पता था और उसकी 3 परमार्थ परीक्षाओं को पार करने की संभावना साधारण लोगों से कहीं ज्यादा थी, फिर भी उसके लिए एक और हिस्सा सुरक्षा हासिल करना सबसे अच्छा था। उत्तरी कायनात अकादमी में आकर उसने देवांश दल की कठिन ट्रेनिंग छोड़ दी थी, ताकि चुपके से उसके साथ रहे। भले यह उसकी मर्जी से था, ध्रुवांश इतना बेरहम नहीं हो सकता था कि इसके लिए कुछ न करे। उसे पता था कि उसके कंधों पर कितनी भारी जिम्मेदारी थी। अगर वह उसकी जिम्मेदारी को जरा भी कम कर सकता था तो वह पूरी ताकत लगाकर ऐसा करता। अभी का वह बहुत कमजोर था। देवांश दल जैसे विशाल शख्सियत के सामने, जो उत्तरी कायनात अकादमी से भी ज्यादा विशाल था, वह अमायरा की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। इसलिए यह एकमात्र चीज थी जो वह अमायरा की जिम्मेदारियों में मदद के लिए कर सकता था। लेकिन उसे यह भी यकीन था कि एक दिन वह ऐसी ताकत हासिल करेगा जिससे वह अमायरा के सामने खड़ा होकर उसके रास्ते में आने वाले हर तूफान और बारिश को रोक सकेगा। आसमान को ढकने वाली सुनहरी बूंदें फिर से ध्रुवांश की ओर जमा हुईं। सुनहरी रोशनी उसकी हथेली में एक साथ जमा होने लगी। ध्रुवांश की इन हरकतों को देखकर उन योद्धाओं ने दुख भरी आह भरी। उसे वाकई ज्यादा लेने से डूबने का डर नहीं था। वे सब नीचे थे और सिर्फ सीमित चेतना प्रवेश की ताकत का मजा ले सकते थे। लेकिन ध्रुवांश पहले ही दूसरा प्रवेश क्रिस्टल बना रहा था। यह वाकई लोगों की आंखें फैलाने वाला था। लेकिन सारी दुख भरी आहों के बाद किसी को भी गुस्सा या नाराजगी नहीं थी। इस दुनिया में पूर्ण समानता जैसी कोई चीज नहीं थी। अपनी ताकत के दम पर 9 आकाशीय सीढ़ियों की सबसे ऊंची जगह पर खड़े होने का मतलब था कि उसके पास सबसे ज्यादा चेतना प्रवेश की ताकत लेने की काबिलियत थी। अगर उसके पास ताकत थी तो कोई शिकायत नहीं करता, भले वह सब कुछ अपने लिए ले ले। इस इलाके में सुनहरी बारिश एक समान रफ्तार से गिरती रही। यह करीब आधे घंटे तक चली, फिर रुकने के संकेत दिखे। योद्धाओं ने एक एक करके अपनी आंखें खोलीं और उनकी नजरों में अफसोस और दुख था। साफ था कि वे अपने प्रवेश को पूरा नहीं कर पाए थे और उन्हें जितनी चेतना प्रवेश की ताकत मिली, उतना ही सोख कर अपनी 3 परमार्थ परीक्षाओं की तैयारी करनी थी। इस पल सारंगी, हारून और सुबीर ने भी अपनी आंखें खोलीं और उनके चेहरों पर छिपा न सकने वाला खुशी और उत्साह था। साफ था कि उन्होंने अपने प्रवेश क्रिस्टल बना लिए थे और इस पवित्र चेतना प्रवेश को सबसे पूरी हालत में पूरा किया था। दूसरी सबसे ऊंची सीढ़ी पर लाशिर, दीवांक
और जौहर के चेहरे कुछ बदसूरत थे। भले उनके शरीर से हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी, फिर भी वे अपने प्रवेश को पूरा करने से कुछ दूर थे। इसके बावजूद पवित्र चेतना प्रवेश खत्म होने वाला था, जिसके बारे में वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे सिर्फ शुरुआत में मस्कारा को चुनने को कोस सकते थे। तीनों के पेट में गुस्से की आग थी और उन्होंने एक दूसरे को देखा। फिर भी वे सिर्फ मस्कारा को जोरदार गालियां दे सकते थे। चूंकि वह शख्स ध्रुवांश से पूरी तरह नष्ट हो चुका था, अब कोई और मुसीबत नहीं हो सकती थी। क्षितिज के पार चेतना प्रवेश की ताकत का आखिरी हिस्सा ध्रुवांश की हथेली में समा गया। वहां से सुनहरी रोशनी फटी और एक साथ जमा होकर एक प्रवेश क्रिस्टल बनने लगा। जैसे ही सुनहरा क्रिस्टल दिखा, एक के बाद एक लोग अपनी लार निगलते हुए गूंजे और अनगिनत लोगों ने सिर उठाकर ध्रुवांश को देखा। भेड़िया सी नजरों से घूरा जाता देख ध्रुवांश ने जल्दी से अपने हाथों का प्रवेश क्रिस्टल रख लिया। यह मेरी जान के लिए है, इस पर उम्मीद मत लगाओ। सारंगी ने मुस्कुराकर बधाई दी। हाँ हाँ, बधाई हो। उसके चेहरे पर कोई ईर्ष्या या जलन नहीं थी। उसने अपना प्रवेश पूरा कर लिया था, इसलिए प्रवेश क्रिस्टल उसके लिए बिल्कुल बेकार था। हारून और सुबीर ने ध्रुवांश की ओर हाथ जोड़कर कहा, ध्रुवांश भाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया। उनके शब्द आभार और भावनाओं से भरे थे। दोनों जानते थे कि यह सब ध्रुवांश की वजह से था कि वे अपना प्रवेश कामयाबी से पूरा कर पाए। ध्रुवांश ने मुस्कुराकर उनके शब्दों को हाथ के इशारे से खारिज किया, लेकिन जैसे ही वह जवाब देने वाला था, आसमान से अचानक सुनहरी रोशनी की किरण नीचे गिरी। जैसे ही सुनहरी रोशनी जमा हुई, आसपास का आयाम तेजी से मुड़ने और टेढ़ा होने लगा और एक आयामी बवंडर बन गया। यह पवित्र चेतना पाषाण छोड़ने का रास्ता था। जाहिर है, चेतना प्रवेश की ताकत के खत्म होने पर पवित्र चेतना पाषाण फिर से बंद होने वाला था। होंठ चटकाते हुए ध्रुवांश ने आसमान में तैर रहे विशाल रोशनी के गुच्छे को देखा। उसमें शायद पवित्र चेतना पाषाण का सबसे बड़ा रहस्य था, लेकिन अफसोस, अपनी मौजूदा ताकत के स्तर के साथ वह इसकी कोई जांच नहीं कर सकता था। शायद भविष्य में जब वह लेविरिया के शीर्ष योद्धाओं में से एक बन जाएगा, तब वह इसकी जांच कर सकता है। सारंगी और बाकियों की ओर मुस्कुराकर ध्रुवांश ने आगे बढ़कर आयामी बवंडर की ओर उड़ान भरी। उसके नीचे अनगिनत लोग आसमान में उड़े, इस जगह को छोड़ने की तैयारी में। लेकिन जैसे ही वे आयामी बवंडर के पास पहुंचे, उसमें से अचानक बेहद बेकाबू चेतना शक्ति तानाशाही ढंग से उमड़ी। बाहर फैलते हुए उसने तुरंत अनगिनत लोगों को दयनीय हालत में धकेल दिया और कुछ बदकिस्मत लोग हजारों फीट दूर उछल गए। पल में उनके चेहरे मृत से पीले पड़ गए। साफ था कि इस झटके से उन्हें भारी चोटें लगी थीं। ध्रुवांश और बाकियों ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी और सबसे जबरदस्त झटके की लहर से बच गए। फिर भी उनके चेहरों पर हैरानी थी और उनकी आंखों में अनिश्चितता और शक लहरा रहा था। सबने चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? अनगिनत फुसफुसाहटें फटीं और सबके चेहरों पर हैरानी और उलझन थी। सारंगी का चेहरा हल्का बदल गया और उसने हैरानी से कहा, लगता है पवित्र चेतना पाषाण के बाहर परमार्थ स्तर के योद्धा टकरा रहे हैं। आयामी बवंडर से निकलती तानाशाही लहरें बिल्कुल वही थीं जो सिर्फ परमार्थ स्तर के योद्धा पैदा कर सकते थे। ध्रुवांश चौंका और उसका चेहरा सख्त हो गया। परमार्थ रैंक के योद्धा टकरा रहे हैं। उसके दिल में बेचैनी और चिंता फट पड़ी। उत्तरी महाद्वीप में परमार्थ स्तर के योद्धा ज्यादा नहीं थे, जिससे वे एक दूसरे पर बड़ा रोक टोक का असर रखते थे। इसलिए इसने मौजूदा स्थिति बनाई जहां कोई भी एक दूसरे के खिलाफ विशाल जंग शुरू नहीं करता था। अगर पवित्र चेतना पाषाण के बाहर जंग फट पड़ी थी, तो सबसे ज्यादा संभावना थी कि यह दो शीर्ष प्रभावों के बीच होगी, जो सबसे ज्यादा उत्तरी कायनात अकादमी और शैतानी ड्रैगन महल के बीच हो सकती थीं। और यह तथ्य कि उसने पहले मस्कारा को मार डाला था। ध्रुवांश के चेहरे पर जटिल भाव चमके। उसने अपनी आकृति हिलाई और तेजी से आयामी बवंडर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसका सिर भंवर में घुसा, उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने दांत कसे। बेहतर है कि यह जंग अमायरा को न छुए, वरना मुझे परवाह नहीं कि तुम शैतानी ड्रैगन महल से हो या नहीं, मैं पक्का करूंगा कि तुम में से हर एक मस्कारा के साथ चला जाए। लेविरिया से असीम चेतना शक्ति फैली
और 6000 मीटर से ज्यादा लंबी रोशनी की किरणें चमकीं। जैसे ही आसमान को ढकने वाली चेतना शक्ति जमा होने लगी, वह एक लाल भट्ठी में बदली। भट्ठी में 6 विशाल ड्रैगन अलग अलग लंबाई के दहाड़ते और चीखते हुए नाच रहे थे। अगले पल भयंकर गर्मी भट्ठी से निकलने लगी, इतनी तीखी कि आयाम भी इसे सहन न कर सका और धीरे धीरे टूटने के निशान दिखने लगे। अध्यक्ष त्रिकेशु भट्ठी में बैठे थे और उनके चारों ओर हजारों मीटर ऊंचा चमकता चेतना छाया उन्हें ढक रहा था। यह उनका परमार्थ दैवीय शरीर था। लेकिन इस वक्त आसपास की डरावनी गर्मी में यह और बड़ा हो रहा था और इसके विशाल शरीर पर हल्के हल्के टेढ़े मेढ़े और विकृत होने के निशान दिख रहे थे। काला ड्रैगन बादशाह आसमान में हंसते हुए बोला, हाँ हाँ त्रिकेशु, हमारी शैतानी ड्रैगन महल ने तुम्हारे लिए बनाई इस 6 ड्रैगन ज्वाला भट्ठी का क्या ख्याल है? मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि तुम इसमें कितनी देर टिक सकते हो। वह विशाल लाल भट्ठी के बाहर मंडरा रहा था। उसकी हंसी में छिपा न जा सकने वाला खून का प्यास भरा इरादा था। इस वक्त अध्यक्ष त्रिकेशु पूरी तरह उसके हाथों में थे। आखिरकार यह 5वें ग्रेड परमार्थ के खिलाफ 5 पहले ग्रेड परमार्थों की लड़ाई थी। ऐसी लड़ाई में बाद वाले 5 का पलड़ा भारी था। इसलिए भले ही वह 5वें ग्रेड परमार्थ थे, अध्यक्ष त्रिकेशु काला ड्रैगन बादशाह और बाकी 5 के चंगुल से छूट नहीं पा रहे थे। काला ड्रैगन बादशाह की गूंजती हंसी सुनकर अध्यक्ष त्रिकेशु की आंखों में ठंडी चमक उभरी। फिर भी उन्होंने कोई बेवकूफी भरी हरकत नहीं की और अपना परमार्थ दैवीय शरीर बनाए रखने पर ध्यान देते रहे ताकि उनका शरीर सुरक्षित रहे। इस हालत में वह सिर्फ टिके रह सकते थे। अगर उत्तरी दरिया ड्रैगन अपने दुश्मन से निपट लेता तो अध्यक्ष त्रिकेशु को बचाया जा सकता था। उन्हें मारने के लिए काला ड्रैगन बादशाह और शैतानी ड्रैगन महल के बाकियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन जहां उन्होंने अपनी सारी ताकत यहां किलेबंदी में लगा दी थी, उत्तरी कायनात अकादमी के बाकी 2 ऊंचे पद के बुजुर्ग उनकी ओर दौड़ रहे थे। वह सिर्फ इतना कर सकते थे कि शैतानी ड्रैगन महल के काला ड्रैगन बादशाह और बाकी 5 के घेरे में पूरी ताकत से टिके रहें। 10 किलोमीटर के आसपास के इलाके में अनगिनत योद्धा हवा में मंडरा रहे थे और कई बुजुर्गों के चेहरों पर भाव बदल रहे थे जो दूर हो रही डरावनी टक्कर को देख रहे थे। उनकी आंखों के कोने से उन्होंने 2 लोगों को एक दूसरे के सामने देखा। वे थे परछाई व्यापार मंडल के अध्यक्ष लोबान और उत्तरी कायनात अकादमी की लिरिका। कुछ बड़े शख्सों की नजरें बदलते हुए बोले, सोचा नहीं था कि परछाई व्यापार मंडल सचमुच शैतानी ड्रैगन महल की मदद करेगा। लगता है वे कब से जुड़े हुए हैं। पवित्र चेतना शहर के अंदर से जबरदस्त चेतना शक्ति की लहरें निकल रही हैं। उत्तरी कायनात अकादमी के 2 ऊंचे पद के बुजुर्ग शायद रुक गए हैं। सबसे ज्यादा मुमकिन है कि उन्हें रोकने वाला यामुन व्यापार मंडल का अध्यक्ष हो। क्या परछाई और यामुन व्यापार मंडल शैतानी ड्रैगन महल के साथ गठजोड़ में है? ऐसा नहीं लगता। भले लोबान लिरिका को रोक रहा हो, लेकिन वह जरा भी जानलेवा हमले करने की हिम्मत नहीं कर रहा। साफ है उसमें कुछ डर और खौफ है। शायद शैतानी ड्रैगन महल ने उन्हें कुछ ऐसा इनाम दिया होगा जिसे ठुकराना मुश्किल था, जिससे वे कुछ करने को राजी हुए। फिर भी उनकी हरकतें सीमित हैं। अगर शैतानी ड्रैगन महल हार गया तो उनके पास बहाने की गुंजाइश रहेगी। आसमान में तैरते हुए ग्रीष्म व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहरावत के चेहरे पर गंभीर भाव था, जो इलाके में हो रही जमीन हिलाने वाली लड़ाइयों को देख रहा था और उसकी आंखों में रोशनी चमक रही थी। उनकी ग्रीष्म व्यापार मंडल की तरह परछाई और यामुन व्यापार मंडल उत्तरी महाद्वीप के 3 बड़े व्यापार मंडलों में थे जो एक दूसरे को काबू में रखते थे। लेकिन उन लोगों ने अचानक शैतानी ड्रैगन महल से गठजोड़ कर लिया। उनके लिए यह बिल्कुल अच्छी खबर नहीं थी। अगर शैतानी ड्रैगन महल को आज उत्तरी कायनात अकादमी से छुटकारा मिल गया तो वे फिर से उत्तरी महाद्वीप के स्वामी बन सकते थे। उस वक्त उत्तरी महाद्वीप की वे शीर्ष ताकतें जो उनके साथ नहीं थीं, उतनी आजादी से नहीं रह पातीं। लेकिन यह जानते हुए भी सहरावत ने उत्तरी कायनात अकादमी की मदद करने की हिम्मत नहीं की। इतनी लंबी साजिश रचने के बाद शैतानी ड्रैगन महल ने अविनाशी पूर्वज जैसी बड़ी हस्ती को भी बुलाया था। जब तक उनकी और उत्तरी दरिया ड्रैगन की लड़ाई खत्म नहीं होती, वे उत्तरी कायनात अकादमी का साथ देते। लेकिन
अगर अविनाशी पूर्वज जीत गए तो उनके लिए खून की होली इंतजार कर रही हो सकती थी। जैसे ही सहरावत की भौहें और सिकुड़ने लगीं, उनके बगल से एक नरम आवाज गूंजी, हाँ हाँ अध्यक्ष सहरावत, हमारे सामने का मामला काफी बिछड़ है। सिर घुमाकर देखा तो सहरावत ने पाया कि बोलने वाला पश्चिमी चरम महल का महल मालिक पश्चिमी चरम परमार्थ था। इस वक्त उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में भी रोशनी चमक रही थी। सहरावत ने पूछा, पश्चिमी चरम महल के मालिक, तुम कुछ करने की सोच रहे हो? अगर गलत पक्ष चुन लिया तो अपने लिए मुसीबत मोल ले सकते हो। पश्चिमी चरम महल के मालिक ने हल्की सांस छोड़कर जवाब दिया, अगर हमें उत्तरी कायनात अकादमी और शैतानी ड्रैगन महल में से चुनना हो तो मैं जाहिर है पहले को चुनूंगा, क्योंकि यह हमारे लिए बेहतर होगा। शैतानी ड्रैगन महल की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। मुझे डर है कि जब वे उत्तरी कायनात अकादमी पर राज करेंगे तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सहरावत ने पूछा, क्या पश्चिमी चरम महल का मालिक उत्तरी कायनात अकादमी की मदद करना चाहता है? पश्चिमी चरम महल के मालिक ने बेबस मुस्कान दी और उसकी नजर में संघर्ष और हिचक दिखी। भले वह उत्तरी कायनात अकादमी की ओर झुका था, लेकिन मौजूदा हालात अनिश्चित थे, तो यह तय करने का वक्त नहीं था कि किस पक्ष में खड़ा होना है। उसने पूछा, अध्यक्ष सहरावत, तुम्हारा क्या मतलब है? यह सुनकर सहरावत की आंखें हल्की सिकुड़ी और उन्होंने धीरे जवाब दिया, जल्दबाजी मत करो, अभी हालात गतिरोध में हैं। बेवजह हरकत करना समझदारी नहीं। अगर वक्त आया जब उत्तरी कायनात अकादमी सचमुच टिक न पाए, तब हम तय कर सकते हैं कि हरकत करनी है या नहीं। और उस नाजुक पल में अगर हम हरकत करके मुश्किल हल कर दें तो शायद उत्तरी कायनात अकादमी से गहरा रिश्ता बना सकते हैं। पश्चिमी चरम महल के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ अध्यक्ष सहरावत सचमुच ग्रीष्म व्यापार मंडल के लायक हैं। इस वक्त भी फायदे नुकसान तौल रहे हों। सहरावत ने सिर हिलाकर बुदबुदाया, यह कोई बच्चों का खेल नहीं। हमारी पूरी नींव उत्तरी महाद्वीप में है। हमें और गहराई से सोचना होगा। कई सालों की मेहनत का इनाम पीढ़ियों तक चलेगा। आसमान में तैरती लाल भट्ठी को देखते हुए उनकी आंखों की गहराई में डर और खौफ चमका। यह सुनकर पश्चिमी चरम महल के मालिक ने सिर हिलाया और नरम स्वर में बोला, मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष त्रिकेशु थोड़ा और टिक सकें। सबसे अच्छा होगा अगर उत्तरी दरिया ड्रैगन यहां पहुंच जाए। उससे शैतानी ड्रैगन महल की साजिश नाकाम हो जाएगी। जैसे ही दोनों की बात चल रही थी, दूर के आसमान में आयाम जोर से टेढ़ा मेढ़ा होने लगा और एक आयामी मार्ग बना। अगले पल अनगिनत आकृतियां उसमें से टिड्डियों की तरह निकलीं। जैसे ही वे लोग आयामी बवंडर से बाहर निकले, उन्होंने तुरंत आसमान में तैरती हजारों मीटर ऊंची लाल भट्ठी को देखा, जिससे हर एक हैरान रह गया। ध्रुवांश भी सामने के नजारे को देखकर चौंक गया। अगले पल उसका चेहरा जोर से मुड़ा जब उसने देखा कि अध्यक्ष त्रिकेशु लाल भट्ठी में फंसे थे और बाहर काला ड्रैगन बादशाह मौजूद था। उसके दिल में झटका लगा। सचमुच शैतानी ड्रैगन महल ने हमारी उत्तरी कायनात अकादमी पर हमला किया। क्या उन लोगों की इतनी हिम्मत थी? आयामी बवंडर का दिखना तुरंत पवित्र चेतना पाषाण के बाहर मौजूद अनगिनत योद्धाओं का ध्यान खींच गया। लाल भट्ठी के बाहर काला ड्रैगन बादशाह की ठंडी नजर ध्रुवांश पर पड़ी। अगले पल उसकी आंखों में ठोस सी खून की प्यास उभरी, जिससे ध्रुवांश के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। काला ड्रैगन बादशाह ने सिर घुमाकर शैतानी ड्रैगन महल के एक और परमार्थ से काले स्वर में कहा, पीला ड्रैगन, जाओ और उस लड़के को पकड़ो और काल मेरू स्तंभ वापस लो। पीले लबादे वाले मर्द ने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है। अब भट्ठी स्थिर हो चुकी थी। भले अब एक परमार्थ की कमी थी जिससे अध्यक्ष त्रिकेशु को मारने में ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन कोई अप्रत्याशित हालत नहीं होनी चाहिए थी। पीला ड्रैगन परमार्थ ने शरीर घुमाया और आसमान में चमककर ध्रुवांश की दिशा में बढ़ा। उसकी परमार्थ दबाव फैला, जिससे पवित्र चेतना पाषाण से निकलने वालों के चेहरे मुड़ गए। वे हर दिशा में भागे, क्योंकि सब देख सकते थे कि पीला ड्रैगन परमार्थ सीधा ध्रुवांश की ओर जा रहा था। सारंगी का प्यारा चेहरा हल्का बदल गया और उसने जल्दी चिल्लाया, ध्रुवांश, जल्दी भागो। भले उन्होंने पवित्र चेतना पाषाण में ध्रुवांश की ताकत देखी थी, लेकिन असली परमार्थ के सामने मस्कारा भी बच्चे जैसा था,
जो जरा भी टक्कर नहीं दे सकता था। ध्रुवांश ने हाथ कसकर भींचे और उसकी नजर तुरंत काली हो गई। फिर भी वह पीछे मुड़कर नहीं भागा, क्योंकि उसे पता था कि इसका कोई फायदा नहीं। असली परमार्थ के सामने पीछे मुड़कर भागने से वह बस एक चपत में मारा जाता। पीला ड्रैगन परमार्थ ध्रुवांश से कुछ 100 मीटर दूर रुका और उदासीन स्वर में बोला, तुम में सचमुच हिम्मत है। मैंने तो सोचा था कि तुम चूहे की तरह भाग जाओगे। उसकी पीली आंखें ध्रुवांश को बेपरवाह नजरों से देख रही थीं। उसने हथेली बढ़ाकर कहा, कालमेरु स्तंभ सौंप दो और मैं तुम्हें जल्दी और बिना दर्द की मौत दूंगा। ध्रुवांश ने पीला ड्रैगन परमार्थ को कसकर घूरा और उसके चेहरे पर मुस्कान उभरी, जिसमें सफेद दांत चमके। अपने सपनों में ध्रुवांश का जवाब सुनकर पीला ड्रैगन परमार्थ के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया, जैसे उसने यह जवाब पहले ही सोच लिया हो। सिर हिलाकर उसने जवाब दिया, तो मुझे खुद हरकत करनी पड़ेगी। उम्मीद है तुम उस दर्द को सह सको, क्योंकि मेरे हाथों में पड़ने वाले मौत की भीख मांगते हैं। उसकी आवाज गूंजते ही उसके पूरे शरीर से असीम चेतना शक्ति भड़की और परमार्थ दबाव ने सारंगी और बाकियों को दबाया, जिससे वे सांस भी नहीं ले पाए। पीला ड्रैगन परमार्थ ने कदम बढ़ाया और हाथ फैलाया, लेकिन जैसे ही उसने हरकत की, हवा की सनसनाहट गूंजी और तलवार की शक्ति की एक धारा क्षितिज पर चमकी। हजारों तलवारों में बदलकर वे आसमान और जमीन को ढकते हुए पीला ड्रैगन परमार्थ पर लपकीं। पीला ड्रैगन परमार्थ ने बिना सिर घुमाए आस्तीन लहराई और बोला, छोटी मोटी चाल। हजारों मीटर लंबी चेतना शक्ति की किरणें आसमान की ओर उड़ीं और तलवार की शक्ति की धारा से टकराकर उसे पूरी तरह चूर कर दिया। एक चमकती आकृति उड़ी और आखिरकार ध्रुवांश के बगल में उतरी। ये थी अमायरा। इस वक्त उसके प्यारे चेहरे पर ठंडा भाव था और वह पीला ड्रैगन परमार्थ को घूर रही थी, जबकि उसकी पतली नाजुक उंगलियां अपनी देवांश तलवार को कस कर पकड़े थीं। तलवार के शरीर पर गहरे लाल खून के दाग बह रहे थे, जिससे तलवार हल्की लाल दिख रही थी। पीला ड्रैगन परमार्थ ने हल्की मुस्कान दी और बोला, तुम दोनों? उसकी मुस्कान ठंडी और बेपरवाह थी। मौत तक साथ। ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। आसमान को ढकने वाला खून का प्यास क्षितिज पर फैला, जो ठोस बनकर उस युवा लड़की को, जो आसमान में सीधी खड़ी थी, लपेट रहा था। परमार्थ के दबाव के सामने ध्रुवांश और अमायरा की आंखों में जरा भी डर नहीं था। उनके रवैये ने कई लोगों को चुपके से तारीफ करने और अफसोस भरी नजरों से देखने को मजबूर किया। उनके सामने का नजारा सचमुच मौत की ओर ले जा रहा था। खून की प्यास को अपनी ओर बढ़ता महसूस करते हुए ध्रुवांश ने पीला ड्रैगन परमार्थ को काले स्वर में घूरा। उसने हाथ कस कर भींचे और उसे अपने ऊपर मंडराता विशाल खतरा महसूस हुआ। यह खतरा मस्कारा से टकराने के मुकाबले कई गुना ज्यादा था। आखिरकार वह पीला ड्रैगन परमार्थ के सामने बच्चा था। भले पीला ड्रैगन सिर्फ पहले ग्रेड परमार्थ था, परमार्थ तो परमार्थ था। चाहे वह किसी भी ग्रेड का हो, उसकी हर हरकत ध्रुवांश को दबा सकती थी। ध्रुवांश ने दांत भींचकर अमायरा की ओर देखा और बोला, तुम? वह चाहता था कि अमायरा वहां से चली जाए। यह जगह उसके लिए बहुत खतरनाक थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, अमायरा ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी करके उसे देखा। उसकी भौहें सीधी हो गईं और उसके प्यारे चेहरे पर गुस्से की लहरें उभरीं। फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस ध्रुवांश को घूरती रही, जैसे कह रही हो कि वह उससे नाराज है। उसके जवाब को देखकर ध्रुवांश ने बेबस मुस्कान दी। उसने हाथ बढ़ाकर युवा लड़की की पतली नाजुक उंगली पकड़ी, कंधे उचकाए और बोला, ठीक है, मैं गलत था। हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे वह कोई भी परमार्थ हो। पहले उसे काटेंगे, फिर बात करेंगे। उसने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन हमारे सामने का मामला बहुत पेचीदा है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। थोड़ा हिचकने के बाद अमायरा ने धीरे से सिर हिलाया। वह नखरे करने वाली नहीं थी, लेकिन उसे यह पसंद नहीं था कि ध्रुवांश हमेशा उसे पीछे रखता था। इससे वह हर जख्म और चोट खुद सहता था, जिससे उसका दिल दुखता था। उसने पहले ही पूरी स्थिति पर विचार कर लिया था। वाकई उनके सामने का हाल बहुत खराब था। ध्रुवांश ने धीरे कहा, पीला ड्रैगन परमार्थ बहुत ताकतवर है, लेकिन वह इतना ताकतवर होने की वजह से ही हमें एक छोटा सा मौका मिल सकता है।
ऐसे योद्धा ऐसी स्थिति में हमेशा अपनी इज्जत की फिक्र करते हैं। वे तुरंत हरकत करके अपनी असली चालें शुरू में नहीं चलाएंगे। हमारा मौका तब आएगा जब यह छोटा सा मौका बड़ा होगा। उसकी काली पुतलियों में रोशनी चमकी और उसकी नरम आवाज अमायरा के कान में गूंजी। इसीलिए मैं पहले हरकत करूंगा। तुम्हारी देवांश तलवार के साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा मौका बनाऊं। उस पल तुम्हें हरकत करनी होगी। याद रखो, हमारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर यह मुमकिन न हुआ। अमायरा ने होंठ काटा, क्योंकि वह जानती थी कि ध्रुवांश ने सबसे खतरनाक काम खुद लिया था। फिर भी इस बार उसने उसका खंडन नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि उनके बीच सिर्फ उसकी देवांश तलवार ही पीला ड्रैगन परमार्थ को खतरा दे सकती थी। भले ध्रुवांश के शरीर में तथाकथित कालमेरु स्तंभ था, जो बहुत ताकतवर था, लेकिन वह बहुत अशुभ था। इस वक्त ध्रुवांश उसे काबू नहीं कर सकता था। इसलिए वे सिर्फ उसके हाथों में मौजूद देवांश दल के दैवीय औजार पर भरोसा कर सकते थे। अमायरा ने नरम स्वर में कहा, सावधान रहना। ध्रुवांश ने सिर हिलाया और बात बंद की। उसने लापरवाह दिखने वाले पीला ड्रैगन परमार्थ की ओर देखा और उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। अगर हालात सबसे खराब हुए तो उसे सिर्फ नजीरा को जबरदस्ती बुलाना पड़ता। भले इससे उसकी उन्नति रुक जाए, लेकिन उनके तीनों के यहां मरने से बेहतर था। आखिरकार खून का रिश्ता होने की वजह से अगर ध्रुवांश पीला ड्रैगन परमार्थ के हाथों मर गया तो नजीरा की जान बचना मुश्किल होता। पीला ड्रैगन परमार्थ ने बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम दोनों मेरे साथ निपटने की चर्चा पूरी कर चुके हो? उसने ध्रुवांश और अमायरा को हल्की मजाकिया नजरों से देखा। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि ध्रुवांश और अमायरा कौन सी जवाबी चाल की बात कर रहे थे, जैसे शिकारी को पिंजरे में दो खरगोशों की लड़ाई की परवाह नहीं होती। परमार्थ की उसकी ताकत उसका सबसे बड़ा और पक्का हथियार था। ध्रुवांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने मुट्ठी भींची और उसके शरीर की सतह से काली बिजली की किरणें फटीं। उसका शरीर 1 इंच लंबा हुआ और उसकी छाती पर 2 बिजली के निशान उभरे। उसका द्विरूणी बिजली देव शरीर तुरंत सक्रिय हो गया और इस पल उसके शरीर से अशुभ शक्ति का जबरदस्त फटका निकला, जो कालमेरु स्तंभ की ताकत थी। ध्रुवांश को अपने और पीला ड्रैगन परमार्थ के बीच का डरावना फासला अच्छे से पता था, इसलिए उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसके सारे हथियार अब सामने थे, एक भी छिपा नहीं था। ध्रुवांश के शरीर से लहरें निकलने लगीं और उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे, जिससे वहां मौजूद कई बड़े शख्सों को हैरानी और तारीफ हुई। एक युवा जिसने मस्कारा को हराया था ने सचमुच लोगों को उसकी काबिलियत और ताकत का नया सम्मान दिलाया था। दोस्तों, अभी बहुत सारे फेक चैनल स्टोरीट्यूब चैनल हैं जो मेरा एपिसोड अपलोड कर रहे हैं, इसीलिए आप यूट्यूब पर उस स्टोरीट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो जिस पर 32,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और अगर आप किसी टेलीग्राम पर सुन रहे हैं तो अभी उस चैनल से हट जाओ, क्योंकि अभी बहुत से लोग स्कैम कर रहे हैं फेक चैनल बनाकर। सारंगी ने ध्रुवांश को, जो अचानक पीला ड्रैगन परमार्थ से टक्कर लेने की योजना बना रहा था, कसकर घूरा और उसकी प्यारी आंखों में चिंता भरी। उसने सिर घुमाकर अपने बगल में खड़े सहरावत से कहा, पिताजी, क्या हमारा ग्रीष्म व्यापार मंडल कुछ नहीं करेगा? शैतानी ड्रैगन महल को उत्तरी कायनात अकादमी को दबाने देना हमारे लिए अच्छा नहीं है ना? ध्रुवांश को देखकर सहरावत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम उस लड़के की फिक्र कर रही हो? यह सुनकर सारंगी के प्यारे चेहरे पर हल्का लालपन आया और उसने शर्मिंदगी से कहा, मैं तुमसे गंभीर बात कर रही हूं। सहरावत ने सांस छोड़कर जवाब दिया, अभी मदद करने और हरकत करने का सही वक्त नहीं। इस बार शैतानी ड्रैगन महल ने पूरी तैयारी की है, हमें और सोचना होगा। अगर हम लापरवाही करें तो हमारा ग्रीष्म व्यापार मंडल मुसीबत में पड़ सकता है। यह सुनकर सारंगी थोड़ी देर चुप रही। उत्तरी कायनात अकादमी और शैतानी ड्रैगन महल दोनों उत्तरी महाद्वीप की विशाल ताकतें थीं। उनकी ग्रीष्म व्यापार मंडल ऐसी शीर्ष ताकतों के सामने कम पड़ती थी। सहरावत ने धीरे कहा, चिंता मत करो, उस लड़के ने पवित्र चेतना पाषाण में तुम्हारी मदद की थी। मैं कृतज्ञ नहीं हूं। अगर सचमुच कोई और रास्ता न बचा तो मैं हरकत करूंगा और उसकी जान बचा लूंगा। अपने पिताजी की बात सुनकर सारंगी ने चुपके से सांस ली। इस हालत में शायद यही सबसे ज्यादा था जो उनके पिताजी कर सकते थे।
जैसे ही ध्रुवांश के शरीर की जबरदस्त लहरें चरम पर पहुंची, वह अचानक आगे उड़ा। कालमेरु स्तंभ आसमान की ओर बढ़ा और फिर ध्रुवांश की बाहों में आया। अशुभ शक्ति के साथ वह पीला ड्रैगन परमार्थ की ओर दहाड़ता हुआ बढ़ा। स्तंभ ने अपनी छाया डाली और उसकी अशुभ शक्ति ने पीला ड्रैगन परमार्थ को लपेट लिया। हमले के बावजूद उसके चेहरे पर उदासीन भाव रहा और उसने चकमा देने या बचने की कोई कोशिश नहीं की। उसने हाथ बढ़ाया और उसे उठाकर स्तंभ को अपनी हथेली पर भारी टक्कर लेने दी। नंगी आंखों से दिखने वाली विशाल लहरें फैलीं और आसपास का आयाम हिलने लगा, जिसमें टेढ़े मेढ़े होने के निशान दिखे। इतने जोरदार टक्कर के बावजूद आसमान में मंडराते पीला ड्रैगन परमार्थ की आकृति में जरा भी हलचल नहीं दिखी। भले उसका शरीर ऊपर के विशाल स्तंभ से छोटा था, उसकी कमजोर सी दिखने वाली आकृति में जमीन हिलाने वाली ताकत थी। पीला ड्रैगन परमार्थ ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा, कालमेरु स्तंभ सचमुच तुम्हारे हाथों में बर्बाद हो गया। उसने उल्टा चपत मारा, जो स्तंभ की सतह पर जोर से लगा। धातु की गूंज क्षितिज पर फैली और विशाल कालमेरु स्तंभ अचानक पीला ड्रैगन परमार्थ की एक चपत से उड़ गया। स्तंभ को पकड़े ध्रुवांश को झटका लगा और उसने खून की उल्टी की। फिर भी उसकी आंखों में क्रूर छाया चमकी और वह एक कदम भी पीछे नहीं हटा। पागल की तरह आगे उड़ा। उसने कालमेरु स्तंभ लहराया, जो हवा में दहाड़ता हुआ पीला ड्रैगन परमार्थ की ओर लगातार भारी प्रहार करता गया। पीला ड्रैगन परमार्थ 1 इंच भी नहीं हिला और लापरवाही से एक के बाद एक चपत भेजता रहा, जिससे हर बार जब उसकी हथेली कालमेरु स्तंभ पर लगती, जबरदस्त आवाज निकलती। हर बार स्तंभ जोर से कांपता और ध्रुवांश लगातार खून की उल्टियां करता गया। पल में उसके कपड़े उसके खून से रंग गए, जिससे वह लोगों की नजरों में डरावना दिखने लगा। उसके पीछे अमायरा ने होंठ कसकर काटा और उसकी नाजुक उंगलियां अपनी देवांश तलवार को कसकर पकड़े थीं। तलवार के शरीर पर गहरे लाल खून लगातार बह रहे थे। इस वक्त देवांश तलवार से हल्की गहरी लाल चमक निकल रही थी, जैसे तलवार के शरीर पर एक हल्का लाल रूना बन रहा हो। जैसे ही यह बना, दिल को दहलाने वाली तलवार की शक्ति की बारीक रेखाएं जो धीरे धीरे बिखर रही थीं, उसके पूरे शरीर के आसपास लहराने लगीं, जिससे आसपास का आयाम कटता और चीरता गया। साफ आवाजें जो लोगों का दिल खंपाती थीं, क्षितिज पर गूंजीं और इस इलाके में मौजूद हर किसी ने देखा कि ध्रुवांश के लगातार बहादुरी भरे हमले पूरी तरह बेकार थे, बल्कि उसके जख्म और गंभीर होते जा रहे थे, जिससे सबने चुपके से होंठ चटकाए। यह लड़का सचमुच अपनी जान की परवाह नहीं करता, वह परमार्थ से लड़ने की हिम्मत करता है। अगर ऐसा चलता रहा तो वह जवाबी झटके से ही मर सकता है। साफ था कि पीला ड्रैगन परमार्थ को उसका यह रवैया मजेदार लगा और वह मुस्कुराकर ध्रुवांश को देख रहा था, जो बेकार में चूहे की तरह तड़पता हुआ हमले करता रहा। ध्रुवांश की आंखों में लाल चमक उभरी और उसके गले से जोरदार दहाड़ निकली। अगले पल कालमेरु स्तंभ फिर से पीला ड्रैगन परमार्थ की ओर जोर से टकराया, जबकि उसके मुंह के कोने से बहता ताजा खून बहुत लाल और आंखों को चुभने वाला था। पीला ड्रैगन परमार्थ ने क्रूरता से भरी आंखों में मुस्कान के साथ कहा, बस हो गया। उसके हाथ में रोशनी की किरणें जमा होने लगीं। उसने उल्टा चपत मारा, जो उसके पास दहाड़ते कालमेरु स्तंभ पर जोर से लगा। जैसे ही दोनों टकराए, ध्रुवांश की आंखों में ठंडी चमक फटी। उसकी चेतना सागर में सील की पन्नी से बैंगनी रूने जोर से फटे। अगले पल बैंगनी रोशनी की किरण निकली, जो कालमेरु स्तंभ की लंबाई पर चली। आखिरकार वह पीला ड्रैगन परमार्थ की हथेली से होकर सीधे उसके शरीर में घुसी। जैसे ही यह हुआ, पीला ड्रैगन परमार्थ के चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई, क्योंकि उसे अपने शरीर की असीम चेतना शक्ति अचानक बिखरती महसूस हुई। अगले पल उसकी ताकत का दबाव तेजी से गायब हो गया, जैसे वह सील हो गया हो। कालमेरु स्तंभ पीला ड्रैगन परमार्थ के शरीर पर जोर से टकराया और उससे डरावनी शक्ति निकली। जोरदार धमाके के साथ अनगिनत लोग हैरानी से देखते रहे, क्योंकि पीला ड्रैगन परमार्थ क्षितिज पर उड़ गया। ध्रुवांश ने जोर से चिल्लाया, अमायरा! उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की त्वचा फट गई थी। उसकी दहाड़ सुनकर दूर खड़ी युवा लड़की आसमान की ओर उड़ी।
इस वक्त उसके हाथों की तलवार गहरे लाल रंग की थी। उसकी सतह पर एक लाल रूना दिखा जो तलवार के शरीर पर मौजूद खून को धीरे धीरे पिघला रहा था। तलवार की चीख क्षितिज पर गूंजी और आसपास का आयाम हिल गया। अगले पल अनगिनत लोग हैरानी से देखते रहे, क्योंकि वह बिल्कुल खूबसूरत युवा लड़की, जिसकी कमर पतली थी और चांदी के बाल फड़फड़ा रहे थे, अपने प्यारे चेहरे पर ठंडे भाव के साथ एक वार कर रही थी। लाल तलवार आंखों को चौंधियाने वाली लाल रोशनी से फटी। अगले पल लाल तलवार की रोशनी निकली जो खून की नदी में बदली। जहां से वह गुजरी, आयाम चटक गया। आखिरकार लोगों की ठंडी सांसों की आवाजों के बीच खून की नदी ध्रुवांश द्वारा उड़ाए गए पीला ड्रैगन परमार्थ के शरीर पर बिना जरा दया के कटी। लाल रोशनी आसमान पर फैली और तलवार की शक्ति, जो आसमान को ढक रही थी, दहाड़ी, जिससे आसपास का आयाम छेदों से भरा दिखने लगा। इस नजारे को देखकर वहां मौजूद बड़े शख्स पूरी तरह हैरान रह गए। आंखों को चुभने वाली लाल तलवार की रोशनी क्षितिज पर फूलों की तरह खिली, जैसे लाल आतिशबाजी, जिसमें दिल को दहलाने वाली क्रूरता के साथ सुंदरता झलक रही थी। इस इलाके के अनगिनत लोग इस नजारे को देखकर हैरान रह गए, जो अभी अभी उनकी आंखों के सामने हुआ था। साफ था कि यह हर किसी की उम्मीदों से परे था, क्योंकि किसी ने भी ऐसा नतीजा नहीं सोचा था। पीला ड्रैगन परमार्थ, जिसे पूरी स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए था और जरा भी अप्रत्याशित घटना नहीं होने देनी थी, अचानक ध्रुवांश के कालमेरु स्तंभ से उड़ गया और फिर अमायरा से फटने वाली हैरान करने वाली तलवार की रोशनी ने उसे मारा। क्षितिज पर आसमान को ढकने वाली लाल तलवार की रोशनी धीरे धीरे बिखर गई और हैरान नजरों के बीच एक आकृति फिर से दिखने लगी। जैसे ही आकृति दिखी, दुनिया भर में लोगों की ठंडी सांसें बिना रुके गूंजने लगीं। वह आकृति जाहिर तौर पर पीला ड्रैगन परमार्थ थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे का रंग इतना काला हो गया था कि डरावना लग रहा था। उसके शरीर पर कपड़े पहले ही फट चुके थे और उसकी छाती नंगी थी। इस वक्त उसकी छाती पर खून का एक निशान था जो उसके पेट से गले तक फैला था। पीला ड्रैगन परमार्थ को वाकई चोट लगी थी। अनगिनत लोग हैरानी से आसमान में तैरती काले लबादे वाली खूबसूरत युवा लड़की को देख रहे थे। उसने सिद्धिरैंक की ताकत से पहले ग्रेड परमार्थ को चोट पहुंचाई थी। यह कैसे मुमकिन था? सिद्धिरैंक की बात छोड़ो, जिसने 3 परमार्थ परीक्षाएं पास की हों, वह भी पहले ग्रेड परमार्थ को चोट नहीं पहुंचा सकता था। सहरावत ने अमायरा के हाथों में कसकर पकड़ी देवांश तलवार को घूरते हुए बुदबुदाया, क्या गजब की दैवीय तलवार! उसकी आंखों में हल्की हैरानी चमकी। वह उस तलवार से निकलने वाली खतरनाक शक्ति को महसूस कर सकता था। अगर वह तलवार पहले ग्रेड परमार्थ के हाथों में होती तो उसे जबरदस्त डर और खौफ महसूस होता। यह जरूर एक दैवीय औजार था, और यह दैवीय चेतना औजारों में भी असाधारण था। सहरावत ने हैरानी और तारीफ में बुदबुदाया, उस लड़की की पृष्ठभूमि क्या है? वह इतना ताकतवर दैवीय औजार कैसे इस्तेमाल कर सकती है? दैवीय औजार, यह ऐसी चीज थी जिसे उनका ग्रीष्म व्यापार मंडल भी नहीं बना सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उत्तरी कायनात अकादमी की एक छात्रा के हाथों में ऐसा कुछ दिखेगा। इससे उसकी आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। फिर भी ईर्ष्या के बावजूद सहरावत जानता था कि इतना अनमोल खजाना रखने वाली युवा लड़की की पृष्ठभूमि जरूर बहुत ताकतवर होगी। जो भी इसमें उंगलियां डालने की हिम्मत करता, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। उसके बगल में सारंगी ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में हैरानी थी। भले वह अमायरा को जानती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह खूबसूरत और शांत युवा लड़की ऐसी चाल रखती होगी। सहरावत ने अफसोस भरे स्वर में कहा, फिर भी वह बहुत कमजोर है और उस दैवीय तलवार की ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना उन दोनों के साथ, एक के पास कालमेरु स्तंभ और दूसरे के पास दैवीय तलवार, पीला ड्रैगन परमार्थ को जीतना मुश्किल होता। और इस वक्त पीला ड्रैगन परमार्थ शायद पहले ही गुस्से में पागल हो चुका है। पीला ड्रैगन परमार्थ गुस्से से पागल था। उसने सिर झुकाकर अपनी छाती के जख्म को देखा और उसका पूरा शरीर बेकाबू कांपने लगा, क्योंकि उसका चेहरा शर्म से जल रहा था। भले ऐसी चोट से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ,
लेकिन यह उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा था। और यह अनगिनत उत्तरी महाद्वीप के योद्धाओं के सामने हुआ। वह पहले ही सोच सकता था कि यह बात फैलने पर उसका कितना मजाक बनेगा। एक परमार्थ रैंक का शख्स 2 सिद्ध रैंक के जूनियर्स के हाथों इतना बुरा हमला खा गया। जरा सी लापरवाही ने उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पीला ड्रैगन परमार्थ ने कांपती आवाज में कहा, तुम दोनों कमीनों। वह ध्रुवांश और अमायरा को ऐसी क्रूर नजरों से घूर रहा था जैसे उन्हें टुकड़े टुकड़े करना चाहता हो। उसने दहाड़ा, मैं तुम दोनों को ऐसा दर्द दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। पीला ड्रैगन परमार्थ की आकृति फट पड़ी और वह पल में अमायरा के सामने पहुंच गया। उसने उंगली हिलाई और उसके सामने का आयाम चटक गया, क्योंकि विनाशकारी शक्ति वाली डरावनी लहर बिजली की रफ्तार से अमायरा की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह डरावनी लहर अमायरा तक पहुंचने वाली थी, एक ड्रैगन छाया निकली और ध्रुवांश ने अमायरा की कमर पकड़कर उसे लहर की रेंज से बाहर ले गया। पीला ड्रैगन परमार्थ ने क्रूर मुस्कान के साथ दहाड़ा, छोटे कमीने, अपनी जान की गारंटी नहीं और दूसरों को बचाने चला। उसने फिर से उंगली टटोली और उससे तरल सी रोशनी की किरण निकली, जो आयाम को चीरती हुई ध्रुवांश की पीठ पर जोर से लगी। इतनी जोरदार चोट खाकर ध्रुवांश ने खून की उल्टी की और उसने अमायरा को कसकर बाहों में लिया। दोनों हजारों मीटर पीछे बेकार हालत में उड़े। उसकी पीठ पर खून और मांस एक दूसरे से मिल गए थे। अगर उसने बिजली देव शरीर में छोटी सी महारत न हासिल की होती तो पीला ड्रैगन परमार्थ की वह उंगली शायद उसे भेद चुकी होती। अमायरा ने चिल्लाया, ध्रुवांश। ध्रुवांश के मुंह से बहता खून अमायरा के चांदी के बालों पर टपका, जो बहुत चटक दिख रहा था। फिर भी इन सब की परवाह न करते हुए अमायरा ने अपना प्यारा चेहरा उठाकर ध्रुवांश की पीली पड़ती शक्ल को देखा। उसे देखते ही उसका दिल कस गया और उसके कटे होंठ पर लाल निशान उभर आया। ध्रुवांश ने दर्द भरी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, मैं अभी मरा नहीं हूं। उसके शरीर की सारी हड्डियां जैसे चटक गई थीं, जिससे उसका पूरा शरीर जबरदस्त दर्द से भरा था। सचमुच परमार्थ रैंक का योद्धा। जरा सा गंभीर होने से वे पूरी तरह टक्कर देने में असमर्थ हो गए। उसने अभी भी परमार्थ की ताकत को कम आंका था। सील की पन्नी की चमत्कारी ताकत पर भरोसा करने के बाद भी जिसने पीला ड्रैगन परमार्थ की चेतना शक्ति को अस्थायी रूप से सील कर दिया था, वे दोनों मिलकर भी उसे कोई असली नुकसान नहीं पहुंचा पाए। पीला ड्रैगन परमार्थ की ठंडी आवाज, जिसमें जरा भी दया नहीं थी, उनके पीछे से गूंजी, वाकई तुम अभी मरे नहीं हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को मौत से ज्यादा दर्द महसूस हो। वह उन्हें क्रूर नजरों से घूर रहा था और उसने फिर से उंगली उठाई। अमायरा ने दांत भींचे और अपनी देवांश तलवार पकड़ी। उसने अपनी उंगली से तलवार की नोक को पोंछा। जैसे ही उसकी उंगली छुई, तलवार के शरीर पर बहुत जटिल लाल रूना उभरा। उसने हाथ बढ़ाया और उस रूने को पूरी तरह मिटाकर देवांश तलवार की सील खोलने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाली थी, ध्रुवांश ने जोर से तलवार के शरीर को पकड़ा, जिससे उसका हाथ तलवार की तीखी शक्ति से कट गया और खून से लथपथ हो गया। उसकी हरकत देखकर अमायरा तुरंत चौंक गई और उसने जल्दी से देवांश तलवार की तलवार शक्ति को वापस लिया। अमायरा ने चिल्लाया, छोड़ो! ध्रुवांश ने दांत भींचकर जवाब दिया, ऐसा मत करो, चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। उसे अमायरा की कुछ ताकतवर चालों का पता था। अगर उसने उन्हें खोला तो शायद वह पीला ड्रैगन परमार्थ को दबा सकती थी, लेकिन उसकी कीमत उसे जल्दी जाना पड़ता, जो ध्रुवांश नहीं चाहता था। अमायरा को पता था कि ध्रुवांश क्या सोच रहा था। वह ध्रुवांश के साथ बिताए वक्त को बहुत प्यार करती थी। फिर भी यह सब उसके दिल में ध्रुवांश की सुरक्षा से नीचे था। अगर वह इनके बदले ध्रुवांश की जान बचा सकती थी तो वह बिना हिचक ऐसा करती। ध्रुवांश ने कहा, मुझ पर भरोसा करो। अमायरा ने दांत भींचकर ध्रुवांश की आंखों में देखा और आखिरकार अपनी सील छोड़ दी। धीरे से सिर हिलाकर उसने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं हरकत करूंगी। उसकी आवाज दृढ़ और निर्णायक थी। साफ था कि वह ध्रुवांश को अपने फैसले को प्रभावित करने की इजाजत नहीं देगी। ध्रुवांश ने बेबस मुस्कान दी और उसका शरीर कांप गया, क्योंकि उसके पैरों तले एक विशाल ड्रैगन छाया उभरी।
अगले पल वह भूत की तरह चमक कर निकला और रोशनी की किरण उसके कान के पास से गुजरी। भले वह चूक गई, लेकिन ध्रुवांश के चेहरे पर एक कट खुल गया। अचानक दूर में जबरदस्त चेतना शक्ति की लहरें आसमान की ओर बढ़ीं। लोग उस ओर देखने लगे और उन्हें लोबान और लिरिका की जबरदस्त लड़ाई दिखी। लिरिका, जिसे लोबान से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, के प्यारे चेहरे पर ठंडा भाव था और उसके हमले बहुत क्रूर थे। डरावने हमले लगातार लोबान की ओर बढ़ रहे थे, जिससे वह तैयार नहीं था। लिरिका ने ठंडा चेहरा बनाकर चिल्लाया, निकल जाओ! लिरिका से अचानक फटने वाली जबरदस्त खून की प्यास से चौंक कर लोबान ने ध्रुवांश की ओर, जो पीला ड्रैगन परमार्थ के हमलों से बेकार हालत में भाग रहा था, सोच भरी नजर डाली। बेबस मुस्कान देकर उसने कहा, लिरिका जी, क्या हम पहले की तरह वापस नहीं जा सकते? अब हरकत करने का क्या फायदा? इससे हम दोनों को कोई भला नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, लिरिका ने हाथ हिलाया और आसमान में लहरें उभरीं, क्योंकि अनगिनत चमकती किरणें निकलीं, जो 1000 मीटर से ज्यादा बड़ी लाल चेतना जाल बन गईं। जाल में 1000 मीटर ऊंचा ज्वालामुखी तेजी से बन रहा था। लिरिका ने ठंडी दहाड़ दी, निकल जाओ! उसने अपनी नाजुक आस्तीन लहराई। अगले पल ज्वालामुखी से जबरदस्त लहरें फटीं। इसके मुहाने से लावा फटा, जो एक बहुत विशाल लावा अजगर में बदला। दहाड़ता हुआ यह लोबान की ओर हमला करने बढ़ा। हमले को देखकर लोबान का चेहरा बदल गया और उसने जरा भी लापरवाही नहीं की। जोरदार दहाड़ के साथ उसके पीछे एक विशाल चमकता चेतना आकृति जमा हुआ। जैसे वह आसमान को थामने वाला दानव हो, उसकी सांस से तूफान और बादल बन रहे थे। अपनी विशाल ठोस सी उंगली को दहाड़ते हुए भेजा, जिसने सामने का आयाम चटकाया और लावा अजगर से सीधा टकराया। गुस्साई लिरिका के सामने लोबान को अपना परमार्थ दैवीय शरीर बुलाना पड़ा। जैसे ही लिरिका और लोबान एक दूसरे पर भारी प्रहार कर रहे थे, ध्रुवांश की हालत और बेकार होती जा रही थी। पीला ड्रैगन परमार्थ के हमलों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, जिससे उसके जख्मों की संख्या बढ़ रही थी और हर जख्म से खून बह रहा था। उसकी गोद में अमायरा की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि उसने ध्रुवांश के शरीर पर बढ़ते जख्म देखे। उसने अपनी देवांश तलवार को कसकर पकड़ा और उसके हाथ कांपने लगे। पीला ड्रैगन परमार्थ ने क्रूर हंसी के साथ कहा, तुमने बहुत अच्छा चकमा दिया, क्या इस बार फिर बचोगे? उसने अपनी 10 उंगलियां फैलाईं और सामने के आयाम पर जोर से दबाया। जैसे ही उसने 10 उंगलियां दबाईं, 10 डरावनी रोशनी की किरणों ने आयाम को चीरा और ध्रुवांश के चारों ओर 1000 मीटर की गोल रेंज को लपेट लिया। ऐसा हमला पूरी तरह टालना असंभव था। ध्रुवांश ने दांत भिंचे और उसके हाथ से एक काला मीनार निकला। तेजी से बड़ा होकर यह 9 मंजिला मीनार में बदला, जो ध्रुवांश को अपने अंदर ढक लिया। रोशनी की किरणें मीनार की सतह पर जोर से टकराईं। इतने डरावने हमलों के सामने उसकी रक्षा की ताकत के बावजूद उसकी सतह पर दरारें दिखने लगीं। आखिरकार जोरदार धमाके के साथ ध्रुवांश का सबसे बड़ा रक्षक हथियार पूरी तरह चटक गया। पीला ड्रैगन परमार्थ ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों कमीनों को अब मरना होगा। वह फट पड़ा। उसने अपने बड़े हाथ को लहराया और 1000 मीटर बड़ा चेतना शक्ति का हाथ जमा हुआ। जोरदार लहर के साथ उसने ध्रुवांश और अमायरा की ओर प्रहार किया, जो उनके बीच के हर इंच आयाम को चटकाता गया। पीला ड्रैगन परमार्थ ने आखिरकार खेल बंद किया और अब वह ध्रुवांश और अमायरा की जिंदगी पूरी तरह मिटाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही 9 मंजिला काला मीनार चटका, ध्रुवांश ने फिर से खून की उल्टी की। उसकी गोद में अमायरा के हाथ में मौजूद देवांश तलवार पर एक प्राचीन और रहस्यमयी लाल रूना उभरा और उसकी उंगली फिर से बढ़ी। बहुत खराब हालत में ध्रुवांश ने अपने सिर से दबने वाली डरावनी लहरों को महसूस किया। इसके सामने वह सिर्फ कड़वी मुस्कान और सांस ले सका। उसने अमायरा की ओर सिर हिलाया और अपनी हथेली उठाकर नजीरा को, जो विकास के बीच में थी, जबरदस्ती बुलाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही ध्रुवांश उसे जबरदस्ती बुलाने की कोशिश कर रहा था, उसने पाया कि पीला ड्रैगन परमार्थ द्वारा चटकाया गया 9 मंजिला काला मीनार अचानक चमकदार रोशनी बिखेरने लगा। जैसे ही रोशनी जमा होने लगी, उसने ध्रुवांश को अपने अंदर लपेट लिया। चमक की गहराई में
एक औरत की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। जैसे ही आकृति उभरी, एक मधुर और नरम आवाज दुनिया भर में गूंजी। आवाज बहुत नरम थी, फिर भी इसमें हल्का गुस्सा था जिसने पूरी दुनिया की हवा को बर्फ सा ठंडा कर दिया। क्या सोच रहे हो? क्या एक छोटा सा पहले ग्रेड परमार्थ मेरे बेटे को चोट पहुंचा सकता है? जैसे ही नरम आवाज, जिसमें हल्का गुस्सा था, पूरी दुनिया में गूंजी, वहां मौजूद हर किसी के दिल में हैरानी भर गई, खासकर इस इलाके में अचानक फटने वाली चेतना शक्ति की लहरों को महसूस करने के बाद। बड़े शख्सों के चेहरे भी जोर से मुड़ गए। उनकी आंखें हैरानी से भरी थीं, जो चमक में बनी औरत की आकृति को घूर रही थीं। वहां से उन्हें एक अकथनीय दबाव और ताकत महसूस हुई। इस वक्त ध्रुवांश का शरीर गुस्से से कांप रहा था। वह नजीरा को, जो उन्नति के बीच में थी, जबरदस्ती बुलाने की कोशिश कर रहा था। सिर घुमाकर उसने चमक में बनी औरत की आकृति को खाली नजरों से देखा। आकृति उसकी यादों की सबसे गहरी जगह में मौजूद नरम और मधुर छाया से मिलने लगी। जब से उसे चीजें याद होने लगी थीं, उसने वह आकृति फिर कभी नहीं देखी थी। फिर भी उसकी यादों की गहराई में वह नरम और मधुर आकृति जैसे एक निशान थी, जो कभी नहीं मिटती थी। वह निशान, जो उसके खून से शुरू हुआ था, कितना भी वक्त बीत जाए, मिट नहीं सकता था। ध्रुवांश ने कुछ खाली हालत में एक शब्द बुदबुदाया, मां। उसकी आवाज बहुत कर्कश और कसैली थी, जिसमें हल्की कांप थी, जैसे उसे यकीन न हो कि जिस आकृति को उसने इतनी मेहनत से ढूंढा था, वह सचमुच यहां उसके सामने दिख रही थी। केवल ऊपर वाला ही जानता है कि यह आकृति उसके सपनों में कितनी बार आई थी। बचपन से उसके पिताजी उसे मेहनत से ट्रेनिंग और अभ्यास करवाते थे। जब वह नटखट होता और आलस करता, तो उसके पिताजी उसे पीठ पर चपत मारते। डांट के बाद रोते हुए एक नरम और मधुर आकृति उसके बगल में दिखती, जो घबराकर छोटे ध्रुवांश को सांत्वना देती थी। उन पलों में उसकी नरम और मधुर आवाज उसके दिल में उतर जाती थी। आज आखिरकार उसके सपनों की वह आकृति सचमुच उसकी आंखों के सामने थी। ध्रुवांश के दिल से एक जटिल और अकथनीय एहसास बाढ़ की तरह उमड़ा, जिसने इस हमेशा मजबूत युवा की आंखें लाल कर दीं। जब ध्रुवांश औरत की आकृति को देखकर खोया था, लिरिका, जो लोबान से जबरदस्त लड़ाई में थी, अचानक जड़ हो गई। उसने सिर घुमाया और अपनी नजर में आई बहुत परिचित आकृति को पूर्ण अविश्वास से देखा। अगले पल उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी खूबसूरत शक्ल पर आंसुओं की धार बहने लगी। लिरिका ने कहा, ज्योति मां। भले उसने अपनी कई यादें खो दी थीं, लेकिन उसकी आंखों के सामने की आकृति उसके जीवन का सबसे जरूरी शख्स थी। जब उसे उस नरक सी जगह से निकाला गया था, लिरिका को पता था कि वह आकृति उसकी अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी थी। लिरिका को रुकता देख लोबान ने राहत की सांस ली। लिरिका की भावनाएं अस्थिर लग रही थीं, जो उसके लिए हरकत करने का अच्छा मौका था। फिर भी उसने थोड़ा हिचका और इसका फायदा नहीं उठाया। आखिरकार उसका लिरिका से कोई झगड़ा नहीं था, न ही वह शैतानी ड्रैगन महल के साथ उसके अनुबंध में शामिल थी। उन्होंने सिर्फ एक बार हरकत करने को कहा था। ऐसे हालात में जितना आसान रखा जाए उतना बेहतर, क्योंकि वह शैतानी ड्रैगन महल के लिए सब कुछ, अपनी जान तक दांव पर नहीं लगाना चाहता था। लोबान ने औरत की आकृति, जो अचानक दिखी और लोगों के दिलों को हैरानी से दहला रही थी, की ओर हल्का सिर घुमाया। उसकी भौहें सिकुंडी और उसने सोचा, यह कोई शारीरिक शरीर नहीं होना चाहिए, यह एक चेतना रूप है। फिर भी भले यह सिर्फ चेतना रूप था, वह हल्के से बेचैनी के साथ समझ सकता था कि उसके सामने की औरत की पृष्ठभूमि आसान नहीं थी। पूरी स्थिति में अप्रत्याशित बदलाव हो सकता था। इस इलाके के अनगिनत लोग चमक से बनी खूबसूरत आकृति को हैरानी से देख रहे थे, और आकृति ने धीरे से हाथ उठाया। हल्की लहर के साथ ध्रुवांश पर दबने वाला 1000 मीटर बड़ा चेतना शक्ति का हाथ अचानक जम गया। अगले पल उसमें दरारें दिखीं और आखिरी जोरदार धमाके के साथ वह आसमान को ढकने वाले चमकते बिंदुओं में बदल गया। उसके एक हाथ की लहर से पहले ग्रेड परमार्थ का जबरदस्त हमला तुरंत बिखर गया। यह नजारा देखकर सहरावत जैसे स्तर के योद्धाओं की पुतलियां भी हैरानी से सिकुंडी। पीला ड्रैगन परमार्थ की जोरदार दहाड़ क्षितिज पर गूंजी। तुम कौन हो? वह चमक में खूबसूरत आकृति को हैरानी से घूर रहा था।
भले उसका पहले भेजा हमला उसकी पूरी ताकत नहीं था, लेकिन कोई भी उसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता था। यह रहस्यमयी औरत कहां से आई? उसने कहा कि वह उसका बेटा है। क्या वह उस लड़के की मां हो सकती है? पीला ड्रैगन परमार्थ ने गहरे स्वर में कहा, महोदया, उस बदबूदार लड़के ध्रुवांश ने हमारे शैतानी ड्रैगन महल का खजाना चुराया है। अगर वह तुम्हारा बेटा है तो तुम उसे ले जा सकती हो और हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। उसे बस हमारा खजाना लौटाना होगा। वह बेवकूफ नहीं था। उसे सामने की रहस्यमयी औरत से जबरदस्त खतरा महसूस हुआ। अगर वह उसकी दुश्मन बन गई तो यह उनके शैतानी ड्रैगन महल की योजनाओं को गंभीर झटका देता। ज्योति मां की नरम आवाज अब जबरदस्त गुस्से और क्रोध में बदल गई। तुमने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई। पूरा शैतानी ड्रैगन महल भी इसका मुआवजा नहीं दे सकता। उसने हाथ उठाया और उसकी हथेली में असीम काली रोशनी जमा होने लगी। छी के साथ यह एक बहुत शानदार काले रंग के मीनार में बदली। देखने में यह काला मीनार बिल्कुल वैसा ही था जैसा ध्रुवांश ने अभी बुलाया था। आसमान में उड़कर यह तूफान की तरह बढ़ा और हवा गड़गड़ाने लगी। पूरा इलाका धुंधला हो गया क्योंकि काला मीनार हजारों मीटर लंबा हो गया। उल्का की तरह हवा में मंडराते हुए इसकी छाया ने नीचे के पूरे इलाके को ढक लिया। चेतना शक्ति पूरे इलाके में फट पड़ी और काले मीनार के आसपास विशाल बवंडर बन गए। इस डरावने हंगामे ने पीला ड्रैगन परमार्थ का चेहरा जोर से मुड़ा दिया क्योंकि उसे काले मीनार से निकलने वाली बहुत खतरनाक लहरें महसूस हुईं। अगले पल जोरदार दहाड़ के साथ उसके पीछे 1000 मीटर बड़ा परमार्थ दैवीय शरीर जमा हुआ। यह पूरा शरीर काले पीले रंग का था, जैसे सोने से ढला हो, जिससे लोगों को अटूट होने का एहसास हुआ। यह था आकाशीय सुनहरा दैवीय शरीर, जो पीला ड्रैगन परमार्थ का गर्व था। यह बादलों में मिलने वाली आकाशीय सुनहरी शोधन चेतना शक्ति को खींचकर एक खास दैवीय शरीर कला से शोधित करने का नतीजा था। भले यह आकाशीय सुनहरा दैवीय शरीर शीर्ष 99 परमार्थ दैवीय शरीरों की सूची में नहीं था, लेकिन यह सामान्य परमार्थ दैवीय शरीर से कहीं ज्यादा ताकतवर था। पहले ग्रेड परमार्थ होते हुए भी पीला ड्रैगन परमार्थ दूसरे ग्रेड परमार्थ से टक्कर ले सकता था, सिर्फ इस आकाशीय सुनहरा दैवीय शरीर की वजह से जिसे उसने सीखा था। मौजूदा स्थिति ने साफ तौर पर पीला ड्रैगन परमार्थ को बड़ा खतरा महसूस कराया। इसलिए बिना जरा हिचक उसने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला। फिर भी बिना जरा परवाह किए काला मीनार ने तुरंत आकाशीय सुनहरे दैवीय शरीर से निकलने वाली काली चमक को दबा दिया। काले छेद की तरह यह घूमने लगा, दहाड़ता हुआ नीचे उतरा और पीला ड्रैगन परमार्थ और उसके आकाशीय सुनहरा दैवीय शरीर को अपने अंदर लपेट लिया। काले मीनार से अनगिनत सुनहरी रोशनी फटी और ड्रैगनों की गूंज गूंजी। अगले पल इस इलाके के सारे योद्धा हैरानी से देखते रहे, क्योंकि काले मीनार के ऊपर सैकड़ों विशाल सुनहरे ड्रैगन उड़ रहे थे। सुनहरे रंग की लपटों में बदलकर वे मीनार में घुसे, आसमान और जमीन को ढकते हुए काले सुनहरे दैवीय शरीर को लपेट लिया। उबलकर और भड़ककर वे अपने पकड़े हुए निशाने को शोधित करने लगे। जैसे ही सुनहरी लपटें उबलीं, पीला ड्रैगन परमार्थ हैरानी और डर से देखता रहा कि उसका आकाशीय सुनहरा दैवीय शरीर, जो दूसरे ग्रेड परमार्थ से भी टक्कर ले सकता था, अचानक हैरान करने वाली रफ्तार से पिघल रहा था। हैडर से भरा, उसने जल्दी अपने आकाशीय सुनहरे दैवीय शरीर को मीनार की भीतरी दीवारों पर जोर से हमला करने को उकसाया। लेकिन उसके बेकाबू हमलों के बावजूद काला मीनार जरा भी नहीं हिला। साफ था कि यह काला मीनार उस छोटे खिलौने से तुलना नहीं कर सकता था जो ध्रुवांश ने निकाला था। मीनार में घूमते हुए सुनहरी लपटें तेजी से आकाशीय सुनहरा दैवीय शरीर को पिघला रही थीं। कुछ ही सांसों में अनगिनत योद्धाओं की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि आकाशीय सुनहरा दैवीय शरीर पूरी तरह पिघल गया था। अब पीला ड्रैगन परमार्थ सुनहरी लपटों के सामने बिना किसी रक्षा के खुला था। जैसे ही सुनहरी लपटें हिलीं और सिकुंडीं, वे सैकड़ों विशाल सुनहरे ड्रैगनों में बदलीं। धीरे धीरे तैरते हुए उन्होंने पीला ड्रैगन परमार्थ को क्रूर नजरों से घूरा। अगले पल अपने विशाल शरीर फैलाकर वे उसकी ओर झपटे। पीला ड्रैगन परमार्थ ने दहाड़ा और उसके शरीर से असीम चेतना शक्ति फटी। तरह तरह के ताकतवर हमले बिना रुके उससे निकले।
तरह तरह के चेतना हथियार बिना परवाह फेंके गए। फिर भी उसके बेकाबू हमलों के बावजूद विशाल सुनहरे ड्रैगन जरा भी नहीं हिले। उनके शरीर के आसपास सुनहरी लपटें भड़कीं और डरावनी चेतना शक्ति की धाराएं दहाड़ीं। जैसे ही वे उसके शरीर से टकराए, पीला ड्रैगन परमार्थ तुरंत सुनहरी लपटों से ढक गया। इस बार बहुत दर्द भरी चीख गूंजी, क्योंकि पीला ड्रैगन परमार्थ सुनहरी लपटों से ढक गया था और उसका ताकतवर शरीर जलने लगा था। सुनहरी लपटों में लिपटे पीला ड्रैगन परमार्थ को देखकर, जो फिर भी उनसे बच नहीं पा रहा था, सहरावत और बाकी योद्धाओं की पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। यह कैसी कला थी, इतनी जबरदस्त! इसने परमार्थ दैवीय शरीर को सीधे पिघला दिया। लगता था यह पीला ड्रैगन परमार्थ को भी पिघलाना चाहता था। पीला ड्रैगन परमार्थ की चीखें और दर्द भरी हो गईं। साफ था कि वह ज्यादा देर नहीं टिक सकता था। तभी दूर से जोरदार दहाड़ गूंजी। महोदया, कृपया रुकें। अगर हमने कहीं आपका अपमान किया तो हमारा शैतानी ड्रैगन महल हर तरह से मुआवजा देने को तैयार है। कृपया पीला ड्रैगन परमार्थ को माफ करें और छोड़ दें। सबने मुड़कर देखा तो काला ड्रैगन बादशाह उड़ता हुआ आ रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत बदसूरत भाव था। शुरू में अध्यक्ष त्रिकेशु ज्यादा देर नहीं टिक पा रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि अचानक ऐसी डरावनी शैतानी औरत दिखेगी। कुछ ही पल में उसने पीला ड्रैगन परमार्थ को लगभग शोधित कर दिया था। फिर भी उसकी दहाड़ के सामने चमक में मौजूद औरत ने रुकने का कोई निशान नहीं दिखाया। जैसे ही सुनहरी लपटें और उबलीं, पीला ड्रैगन परमार्थ की चीखें धीरे धीरे कमजोर होती गईं। काला ड्रैगन बादशाह ने तुरंत दहाड़ा, तुम हद से ज्यादा कर रही हो। यह देखकर उसका खून का प्यास आसमान तक चढ़ गया। पल में वह औरत के सामने पहुंच गया। हथेली भेजते हुए आसमान धुंधला हो गया, क्योंकि सैकड़ों ड्रैगन छायाएं उबलीं जो अपने रास्ते में आसमान और जमीन को चटकाती गईं। काला ड्रैगन बादशाह सचमुच 5वें ग्रेड परमार्थ के लायक था। उसका यह हमला साफ तौर पर पीला ड्रैगन परमार्थ से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसकी हर हरकत आसमान और जमीन को चटका सकती थी। चमक में एक नाजुक हथेली निकली। उसमें कोई बेकाबू चेतना शक्ति की लहरें नहीं थीं, बस एक हथेली बाहर निकली। वैसे ही वह काला ड्रैगन बादशाह की जबरदस्त हथेली से सीधे टकराई। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप YouTube पर स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरी ट्यूब YouTube चैनल पर ही आता है। जैसे ही दोनों हथेलियां टकराईं, जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी। उनके चारों ओर 10,000 मीटर का गोलाकार आयाम चटक गया और आयाम टूटने लगा। दूर से आयाम विशाल टूटे कांच के टुकड़े जैसा दिख रहा था। डरावने तूफान और आयामी लहरें फैलीं और सबने ठंडी सांस ली जब उन्होंने देखा कि काला ड्रैगन बादशाह को औरत की एक हथेली ने हजारों मीटर पीछे उड़ा दिया। अगले पल बड़ी मुश्किल से वह स्थिर हुआ और उसके चेहरे पर अविश्वास का अकठनीय भाव उभरा। इस वक्त पूरी दुनिया जैसे खामोश हो गई। बड़े शख्सों की खोपड़ी सुन्न हो गई और उन्होंने सोचा, यह डरावनी औरत कहां से आई? वह इतनी ताकतवर है। आह! दर्द भरी चीखें गूंजती रहीं और लोग जल्दी मुड़े तो उन्होंने काले ड्रैगन में सुनहरी लपटों में लिपटे पीला ड्रैगन परमार्थ की आकृति देखी। आखिरकार जैसे ही लपटें चमकीं, जोरदार धमाका हुआ और पीला ड्रैगन परमार्थ का शरीर वाकई फट गया। फिर भी इसके बावजूद कोई खूनी धुंध नहीं बनी, क्योंकि सब कुछ सुनहरी लपटों से राख हो गया। इसलिए जैसे ही सुनहरी लपटें बिखरीं, काले मीनार में कुछ भी नहीं बचा। पीला ड्रैगन परमार्थ को सचमुच जिंदा शोधित कर दिया गया था। यह देखकर सहरावत, पश्चिमी चरम परमार्थ और उत्तरी महाद्वीप के बाकी बड़े शख्स बेकाबू थूक निगल गए। उनके चेहरे एक के बाद एक पीले पड़ गए और उनकी आंखों की गहराई में डर और खौफ की छाया चमकी। कितनी जबरदस्त ताकत! जैसे ही पूरे इलाके में खामोशी छाई, चमक धीरे धीरे बिखरने लगी और अनगिनत हैरान और डरी नजरों के सामने एक नरम आकृति उभरी। उसने सिर उठाया और दूर में काला ड्रैगन बादशाह को देखा और उसकी ठंडी आवाज दुनिया भर में गूंजी। जब तुमने मेरे बेटे को तंग किया तो मैं भी तुम्हें तंग करूंगी। इसमें गलत क्या है? उनकी शुरू में नरम आवाज में अब छिपा न जा सकने वाला गुस्सा और जबरदस्त रवैया था। उनकी नजरों में
उत्तरी महाद्वीप का स्वामी माना जाने वाला शैतानी ड्रैगन महल जरा भी डर के लायक नहीं लगता था। अगर उन्होंने पीला ड्रैगन परमार्थ को जिंदा शोधित न किया होता और काला ड्रैगन बादशाह को एक हथेली से उड़ा न दिया होता तो शायद कई लोग उनकी बातों पर नाक सिकोड़कर हंसते। लेकिन इस वक्त कोई भी जोर से हंसने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि सब जानते थे कि उनके सामने की रहस्यमयी औरत में सचमुच ऐसी काबिलियत थी। लिवरिया में वाकई बहुत सारे छिपे बाघ और ड्रैगन थे। कोई नहीं जानता था कि कब एक शीर्ष योद्धा उनके सामने आ जाए, जैसा कि इस रहस्यमयी औरत ने किया। इसलिए जैसे ही उनकी ठंडी आवाज गूंजी, पूरा इलाका खामोश हो गया। भले काला ड्रैगन बादशाह का चेहरा उदासी से भरा था, लेकिन उसने फिर से रहस्यमयी औरत पर बेवजह हमला करने की हिम्मत नहीं की। वह सिर्फ एक चेतना रूप थी, फिर भी उसमें इतनी डरावनी ताकत थी। अगर उसका असली शरीर मौजूद होता तो उसकी असली ताकत कितनी भयंकर होती। सहरावत ने धीरे कहा, कितनी डरावनी ताकत। उसके बगल में पश्चिमी चरम महल के परमार्थ का चेहरा भी हैरानी से भरा था। उनके सामने की रहस्यमयी औरत वाकई बहुत ताकतवर थी। सहरावत ने हैरानी से पूछा, वह सचमुच ध्रुवांश की मां है? आखिर ध्रुवांश की पृष्ठभूमि क्या है? वह सारंगी की ओर देख रहा था। ऐसा लगता था कि इस रहस्यमयी औरत की ताकत उत्तरी दरिया ड्रैगन से भी कहीं ज्यादा थी। लेकिन अगर ध्रुवांश की ऐसी पृष्ठभूमि है तो वह उत्तरी कायनात अकादमी में ट्रेनिंग और अभ्यास क्यों करने गया? ऐसी ताकतवर पृष्ठभूमि उसे उत्तरी कायनात अकादमी से कहीं तेजी से ट्रेनिंग और अभ्यास करने देती। अपने पिताजी का सवाल सुनकर सारंगी ने सिर हिलाया। साफ था कि वह भी इस सवाल से बहुत उलझन में थी। सहरावत ने धीरे कहा, लगता है शैतानी ड्रैगन महल की साजिश में गड़बड़ होने वाली है। वह राहत की सांस ले रहा था। इतने ताकतवर परमार्थ रैंक के योद्धा का अचानक दिखना साफ तौर पर शैतानी ड्रैगन महल के काबू में नहीं था। जब पूरा इलाका खामोश था, क्षितिज पर ज्योतिमा ने ठंडी नजरों से दूर खड़े काला ड्रैगन बादशाह को देखा। थोड़ा हिचकने के बाद उन्होंने फिर से हमला नहीं किया। धीरे से मुड़कर उनका दिल धड़कने लगा जब उन्होंने पास ही खड़े युवा को देखा, जो खाली नजरों से उन्हें घूर रहा था। अगले पल उनकी आंखें, जो अभी ठंडी थीं, नम और लाल हो गईं। उनकी आंखों में असीम नरमी, ममता और छिपा न जा सकने वाला प्यार उमड़ा और उनका शरीर भी कांपने लगा। उसी वक्त ध्रुवांश ने औरत की आकृति को देखा। उसके सफेद लबादे, उसका नरम रंग, वह नरम और मधुर चेहरा उनकी यादों की गहराई में मौजूद नरम और मधुर आकृति जैसा था। उनके दिल की गहराई से एक अकथनीय एहसास उमड़ा, जिससे उनकी नाक में जलन हुई और आंखें नम हो गईं। इतने सालों बाद वह आखिरकार उनकी शक्ल को साफ देख पाया। कोई अजीब या अपरिचित एहसास नहीं था, क्योंकि उनके खून के रिश्ते का एहसास उसे भावनाओं से कांपने पर मजबूर कर रहा था। ध्रुवांश ने कर्कश और कसैली आवाज में, जिसमें हल्की कांप थी, कहा, मां। युवा की कर्कश आवाज ने औरत की पहले से लाल आंखों से आंसू बहा दिए। जब उन्होंने उस साल उसे छोड़ा था, वह अभी दूध मुंहा था। उनके लिए वह छोटी सी जान उनकी सब कुछ थी। उसे बचाने के लिए वह चाकू जैसे दर्द को सहने को तैयार थीं, जो उसे न देख पाने और उसकी फिक्र न कर पाने से मिलता था। अपने बेटे और पति को छोड़कर अकेले अपने दल में लौटने के बाद उन्हें लगा था कि यह जिंदगी भर का अलविदा था। वह उस छोटे से बच्चे को, जिसकी फिक्र और चिंता उन्हें हमेशा सताती थी, कभी नहीं देख सकती थीं, क्योंकि इससे उसे खतरा हो सकता था। फिर भी आसमान उन लोगों का साथ नहीं छोड़ता जिनके दिल सच्चे होते हैं। आज वह आखिरकार अपने छोटे से बच्चे को देख पाई। भले यह सिर्फ एक चेतना शरीर था, लेकिन युवा का कर्कश मां उनके लिए काफी था, जिससे उन्हें लगा कि 10 साल से ज्यादा की उनकी तन्हाई और चाकू जैसे कटने वाला दिल का दर्द सब इसके लायक था। ज्योतिमा ने लाल आंखों के साथ जोर से सिर हिलाया और बोली, हां। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। युवा के सामने पहुंचकर वह घुटनों के बल बैठी और अपनी कांपती बर्फ सी ठंडी हथेलियों को ध्रुवांश के गर्म चेहरे पर रखा। उनके चेहरे पर मुस्कान खिली और आंसू लगातार टपक रहे थे। भावनाओं से भरी आवाज में उन्होंने कहा, छोटे, तुम इतने बड़े हो गए। वह शिशु, जो उस कपड़े में रोता और शोर मचाता था, उन 10 से ज्यादा सालों में एक लंबा युवा बन गया था। उसका चेहरा उनके पिताजी से भी ज्यादा सुंदर था।
उनकी ठंडी हथेलियों को अपने चेहरे पर और सामने आंसुओं से भरा चेहरा जो उनके खून से जुड़ा था देखकर इस पल अपनी मजबूती के बावजूद ध्रुवांश के चेहरे पर आंसू बेकाबू बहने लगे। क्या लोग नहीं कहते कि मर्द नहीं रोते? उसने कभी इतना कमजोर और नाजुक महसूस नहीं किया था। 10 साल से ज्यादा पहले से वह समय समय पर इस पल के बारे में सोचता था। भले उनकी मां ने उसे बचपन से छोड़ दिया था, लेकिन उसने कभी उनके लिए जरा भी नफरत नहीं पाली, क्योंकि वह अपने शरीर की गहराई में उस नरम रक्षा को महसूस कर सकता था, भले वह उनके पास न थीं। ज्योति मां, जो पीला ड्रैगन परमार्थ को जिंदा शोधित करने और काला ड्रैगन बादशाह को उड़ाने के बाद भी शांत और अडिग थीं, अपने बेटे के चेहरे पर आंसू देखकर तुरंत घबरा गईं। जल्दी से युवा के चेहरे से आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो। ये सब मां की गलती है कि मैं तुम्हारे पास नहीं थी। भले वह इन सालों में ध्रुवांश के पास नहीं थी, लेकिन वह उसकी मौजूदा ताकत को अच्छे से देख सकती थी। सिद्धि रैंक प्रारंभिक चरण। ऐसी ताकत को उत्तरी हिस्सा जैसी जगह में नहीं सीखा जा सकता था। उनकी मदद के बिना कुशलेंद्र जाहिर तौर पर ध्रुवांश को इस मामले में ज्यादा मदद नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि ध्रुवांश को छोटे से उत्तरी हिस्सा से यहां तक पहुंचने के लिए कितना दर्द और मेहनत सहनी पड़ी होगी, जिससे उनका दिल बहुत दुखा। ध्रुवांश ने सिर हिलाकर अपने चेहरे के आंसू पोंछे। इन सालों की मेहनत के बाद वह बहुत कम ही अपनी ऐसी कमजोर और नाजुक साइड दिखाता था। उसने यह साइड अमायरा के सामने भी कभी नहीं दिखाई थी। उसने ज्योति मां के हाथ कसकर पकड़े और बोला, मां, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने बूढ़े से वादा किया था कि मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा। उनके खून के रिश्ते का एहसास उसकी हथेलियों को प्यार और गर्मी से भर रहा था। तभी ज्योति मां ने हल्की मुस्कान दी और बोली, यह सिर्फ मां का छोड़ा हुआ चेतना शरीर है। यह तभी दिखेगा जब तुम्हारा मीनार टूटेगा। इसलिए मां यहां ज्यादा देर नहीं रह सकती, लेकिन अब दिखकर और तुम्हें देखकर मां के लिए बहुत है। उनकी बात सुनकर ध्रुवांश के चेहरे पर चिंता उभरी और उसने जल्दी पूछा, मां, तुम अभी कहां हो? ज्योति के चेहरे पर जटिल भाव उभरा। सांस छोड़कर उन्होंने जवाब दिया, अभी तुम्हें बताने का वक्त नहीं है। मां भी तुम दोनों को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। इसलिए ध्रुवांश, तुम्हें बहुत जल्दबाजी और बेवकूफी नहीं करनी, ठीक है? ध्रुवांश ने जोर से सिर हिलाकर कहा, मुझे पता है, चिंता मत करो मां, मैं बहुत ताकतवर बनूंगा। इतना ताकतवर कि चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें वहां से बचा लाऊंगा। यह मैंने पिताजी से वादा किया है। उसकी आंखें अटल संकल्प और निर्णायकता से भरी थीं। ज्योति ने सामने के युवा और उसके चेहरे के दृढ़ भाव को खाली नजरों से देखा और उनके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान खिली। नरम स्वर में उन्होंने कहा, मैं सिर्फ यही चाहती थी कि तुम और तुम्हारे पिताजी साधारण और सुरक्षित जिंदगी जियो। ध्रुवांश ने उनकी बात काटते हुए कहा, लेकिन उस तरह हमारा परिवार कभी एक नहीं हो सकता। पिताजी को तुम्हारी बहुत याद आती है मां। पिताजी ने कहा था कि उनकी काबिलियत मेरी जितनी नहीं है तो कुछ काम वह नहीं कर सकते। इसलिए मैं उनकी सारी उम्मीद हूं। जो काम पिताजी नहीं कर सकते, मैं करूंगा। ज्योति ने सामने के युवा को देखा और बेकाबू होकर उसका सिर सहलाया। संतुष्टि से भरी वह बोली, मेरा छोटा सचमुच बड़ा हो गया। पीछे से भावनाओं से भरी कांपती आवाज गूंजी, ज्योति मां। सिर घुमाकर ज्योति मां ने एक परिचित चेहरा देखा और उनकी आंखों में तुरंत खुशी खिली। लिरिका, तुम भी यहां हो? लिरिका का पूरा शरीर कांप रहा था और वह उस परिचित चेहरे को, जो उसकी यादें खोने के बाद भी नहीं भूला था, देख रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़कर लिरिका ने उन्हें जोर से गले लगाया और अपना चेहरा उनके बालों में दबाकर सिसकियां लेने लगी। उसने कहा, मुझे लगा था कि तुम मुझे नहीं चाहती, ज्योति मां। ज्योति ने लिरिका की पीठ पर नरम थपकी दी और माफी मांगते हुए बोली, यह मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। अगर मैं तुम्हें वापस न ले जाती तो तुम्हारी यादें नहीं मिटती। उन्होंने आगे कहा, फिर भी तुम्हारा ठीक होना अच्छा है, वरना मैं तब तक चैन न लेती जब तक मुझे उनके किए का मुआवजा न मिलता। लिरिका ने जल्दी सिर हिलाया और बोली, ज्योति मां, चाहे नतीजा कुछ भी हो, मुझे तुम्हारे साथ जाने का कभी अफसोस नहीं होगा। बस तुम्हारी यादें न मिटाएं। मैं ठीक हूं।
ज्योति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर भी लगता है तुम और ध्रुवांश का यहां मिलना किस्मत में था। यह सुनकर ध्रुवांश ने मुस्कुराया और पीछे मुड़कर पास खड़ी अमायरा को देखा। उसने उसे हाथ से इशारा किया और अमायरा हिचकते हुए उनके पास आई। उसकी हमेशा साफ और शांत आंखों में चिंता थी। साफ था कि वह जानती थी कि उनके सामने की औरत ध्रुवांश के लिए कौन थी। ध्रुवांश ने अमायरा की नाजुक उंगली पकड़ी और सीधी मुस्कान के साथ कहा, मां, यह अमायरा है। ज्योति मां ने तुरंत सिर घुमाया। दोनों को हाथ पकड़े देखकर वह थोड़ा रुकीं, जैसे कुछ समझ में आया हो, और उनकी नजरें अमायरा को नापने लगीं। जैसे ही वह अमायरा को देखती रहीं, अमायरा ने ध्रुवांश का हाथ जोर से पकड़ा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके प्यारे चेहरे पर लालिमा फैल गई। हिम्मत जुटाकर उसने ज्योति मां की ओर सीधे देखा, डरते हुए कि कहीं उसकी कोई कमी न दिख जाए। पिछले कुछ सालों में ध्रुवांश के साथ हुई कुछ घटनाओं के अलावा यह सचमुच पहली बार था कि उसके दिल में ऐसे भाव आए। ज्योति मां ने हल्की मुस्कान दी और तारीफ में बोली, कितनी खूबसूरत लड़की है। उनके बेटे की नजर वाकई अच्छी थी। उनके सामने की युवा लड़की का स्वभाव शानदार था और उसकी शक्ल बिल्कुल लाजवाब थी। ध्रुवांश के साथ वे सचमुच स्वर्ग निर्मित जोड़ी थे। उनकी बात सुनकर अमायरा के प्यारे चेहरे पर और गहरी लालिमा फैली और वह घबराहट महसूस करने लगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सामने की औरत को कैसे संबोधित करना है। ज्योति ने नरम मुस्कान के साथ कहा, तुम भी मुझे मां कह सकती हो। उन्होंने हाथ बढ़ाकर अमायरा की पतली उंगलियां पकड़ी। अमायरा ने कहा, ज्योति मां, आपसे मिलकर खुशी हुई। उनकी बात सुनकर ध्रुवांश के मुंह के कोने पर मासूम मुस्कान उभरी और उसके गले में मिठास का एहसास हुआ। भले उसके जख्म फिर से उभरने के निशान दिखा रहे थे, उसने अपने मुंह का खून जोर से निगल लिया और उसके चेहरे पर इसका जरा भी निशान नहीं दिखा। उसकी हरकतें बहुत चुपके से थीं, यहां तक कि अमायरा और लिरिका को भी इसका जरा सा अंदाजा नहीं हुआ। फिर भी ज्योति मां की भौहों पर हल्की सिकन उभरी और उन्होंने ध्रुवांश का हाथ पकड़ा। उसके शरीर के जख्मों की जांच करने के बाद उनकी आंखों में हल्की ठंडक उभरी। अगले पल उनके हाथ से चमक की किरण निकली जो ध्रुवांश को लपेट ले गई। नरम और मधुर चमक में ध्रुवांश हैरान हुआ, क्योंकि उसने देखा कि उसके शरीर के जख्म सचमुच ठीक होने लगे। यहां तक कि उसकी पीठ, जहां खून और मांस का मिश्रण था, तेजी से साफ और पहले जैसी हो गई। ध्रुवांश ने हल्की घबराहट के साथ पूछा, मां, क्या तुम जल्दी गायब होने वाली हो? ज्योति ने प्यार और लाड से ध्रुवांश का सिर सहलाया और सिर हिलाकर बोली, चिंता मत करो, अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन अब मां को सामने की इन चिढ़ाने वाली मुसीबतों से निपटना होगा। उनकी आवाज गूंजते ही उन्होंने ध्रुवांश को छोड़ा। अगले पल इस इलाके की अनगिनत सम्मान भरी नजरों के बीच उन्होंने धीरे धीरे अपना शरीर घुमाया। जैसे ही ज्योति ने फिर से अपना शरीर घुमाया, इस इलाके के सारे योद्धाओं का दिल धड़का। सबने तुरंत उनकी नजरों से बचने की कोशिश की और कोई भी उनके साथ आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सका। पहले के नजारे से यह औरत, जो नरम और मधुर लगती थी, हमलों में पूरी तरह बेमिसाल क्रूरता रखती थी, जो उनके पहले के स्वभाव से बिल्कुल उलट थी। कोई भी एक मां की रक्षा करने वाली भावना को कम नहीं आंकने की हिम्मत करता, खासकर जब वह मां बहुत बहुत ताकतवर हो। दूर से ज्योति की बर्फ सी ठंडी नजर को अपनी ओर आते देख काला ड्रैगन बादशाह की पलकें बेकाबू कांपने लगीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुवांश की ऐसी पृष्ठभूमि होगी। इससे वह मन ही मन गालियां बकने लगा। अगर ध्रुवांश की इतनी ताकतवर मां है तो वह उत्तरी कायनात अकादमी में ट्रेनिंग और अभ्यास करने क्यों गया? काला ड्रैगन बादशाह ने हिम्मत जुटाकर बेचैन मुस्कान दी और बोला, महोदया, यहां जो हुआ वह हमारी शैतानी ड्रैगन महल की गलती है। उम्मीद है कि आप हमें माफ करेंगी। मुआवजे के लिए हमारा शैतानी ड्रैगन महल अब अपना खजाना वापस नहीं मांगेगा। कृपया इसे हमारी माफी मान लें। काला ड्रैगन बादशाह को इतना नीचा रवैया लेते देख वहां मौजूद बड़े शख्स बेकाबू होंठ चटकाने लगे। किसने सोचा था कि रूखा और बेतुका काला ड्रैगन बादशाह एक दिन इतना दब जाएगा कि वह सिर भी ना उठा सके और अपने शैतानी ड्रैगन महल का खजाना भी खुशी खुशी दे देगा।
हैरानी और तारीफ के बीच काला ड्रैगन बादशाह का दिल गुस्से और क्रोध से भरा था। फिर भी वह और कुछ नहीं कर सकता था। उनके सामने की रहस्यमयी औरत सिर्फ चेतना शरीर थी, फिर भी वह उसे मौत के कगार तक दबा सकती थी। अगर उसका चेतना शरीर इतना डरावना था तो उसका असली रूप किस रैंक में होगा? उस रैंक का योद्धा ऐसी ताकत थी जिसे उनका शैतानी ड्रैगन महल बिल्कुल नहीं छेड़ सकता था। ज्योति ने उदासीन स्वर में कहा, मेरे बेटे को सिखाने का हक तुम्हें नहीं है। उनकी बात सुनकर काला ड्रैगन बादशाह का चेहरा कांप गया। सूखी हंसी देकर उसने कोई और जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसे घूरकर ज्योति ने अपनी नजर दूर की विशाल रोशनी की स्क्रीन की ओर डाली, जो पूरे इलाके को लपेट रही थी, जहां अध्यक्ष त्रिकेशु खड़े थे। काला ड्रैगन बादशाह की गैर मौजूदगी से 5वें ग्रेड परमार्थ का नियंत्रण खोकर 4 पहले ग्रेड परमार्थ जाहिर तौर पर उन्हें दबा नहीं पा रहे थे। ज्योति की नजर की दिशा देखकर काला ड्रैगन बादशाह के चेहरे का रंग हल्का बदल गया और उसने कहा, महोदया, मैं आपसे विनती करता हूं कि दूसरों के मामलों में दखल न दें। काला ड्रैगन बादशाह की ओर देखकर ज्योति मां ने हल्की मुस्कान दी और जवाब दिया, तुम सिर्फ 5वें ग्रेड परमार्थ हो। तुम्हें मुझे कुछ भी करने को कहने का हक नहीं है। उनकी आवाज गूंजते ही उन्होंने उंगली हिलाई और पूरे इलाके में चेतना शक्ति उबलने लगी। अगले पल यह 1000 मीटर चौड़ी रोशनी की किरण में बदली। आयाम को चीरती हुई यह बिजली की रफ्तार से रोशनी की स्क्रीन की ओर बढ़ी। काला ड्रैगन बादशाह गुस्से में चिल्लाया, तुम! वह एक कदम आगे बढ़ा। अगले पल उसके पीछे पीला ड्रैगन परमार्थ के आकाशीय सुनहरा दैवीय शरीर से कई गुना बड़ा चेतना शक्ति दैवीय शरीर जमा हुआ। डरावना दबाव फैला, जिससे इलाके में तूफान और बादल बनने लगे। काला ड्रैगन बादशाह का परमार्थ दैवीय शरीर सामने होने के बावजूद ज्योतिमा ने उसे एक और नजर देने की जरूरत नहीं समझी। अपनी आस्तीन लहराते हुए हजारों मीटर ऊंचा काला मीनार आसमान की ओर बढ़ा। अगले पल मीनार के आधार का काला छेद घूमने लगा। जैसे ही इसने अपनी छाया डाली, इसका दबाव सीधे काला ड्रैगन बादशाह पर गया। यह देखकर काला ड्रैगन बादशाह का चेहरा तुरंत बदल गया। अभी कुछ पल पहले उसने अपनी आंखों से पीला ड्रैगन परमार्थ को उस मीनार में फंसकर जिंदा शोधित होते देखा था। इसलिए वह अच्छे से जानता था कि यह काला मीनार कितना डरावना था। जरा भी लापरवाही न दिखाते हुए वह बेकार हालत में पीछे हटा और काले मीनार की रेंज से बच निकला। 1000 मीटर से ज्यादा बड़ी रोशनी की किरण जोर से रोशनी की स्क्रीन से टकराई। अगले पल 5000 मीटर से ज्यादा लंबी रोशनी की किरणें हर दिशा में फैलीं और शैतानी ड्रैगन महल के 4 पहले ग्रेड परमार्थों ने तुरंत खून की उल्टियां कीं। इस वक्त मुश्किल से बनी रोशनी की स्क्रीन भी चटक गई। आसमान की ओर उड़ते हुए अध्यक्ष त्रिकेशु ने काला ड्रैगन बादशाह और शैतानी ड्रैगन महल के बाकियों को काली नजर से देखा। ज्योति की दिशा में नजर घुमाकर उन्होंने सम्मान के साथ हाथ जोड़े और बोले, महोदया, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। उन्होंने अभी अभी हुए अप्रत्याशित हादसे को साफ देखा था। अगर उनके सामने की रहस्यमयी औरत की जबरदस्त मौजूदगी न होती तो आज उनके लिए इस जाल से बचना सचमुच बहुत मुश्किल होता। और उनकी ताकत और हमलों ने उनके दिल में हैरानी और तारीफ पैदा की। ऐसा लगता है वह ध्रुवांश की मां है ना? लेकिन मेरी कुछ जानकारी के हिसाब से ध्रुवांश तो बहुत छोटी जगह से आया है और उसके पिताजी में कोई खास ताकत नहीं दिखती। फिर उनकी मां में इतनी डरावनी ताकत क्यों है? जब अध्यक्ष त्रिकेशु के दिल में उलझन थी, ज्योति ने उनकी ओर हल्की मुस्कान दी। सिर हिलाकर उन्होंने जवाब दिया, अध्यक्ष त्रिकेशु, क्या मैं इन लोगों से निपट सकती हूं? उन्हें लिरिका से पूरी स्थिति की जानकारी मिल चुकी थी और यह भी पता था कि ध्रुवांश अभी उत्तरी कायनात अकादमी में ट्रेनिंग और अभ्यास कर रहा है। इसलिए वह अध्यक्ष त्रिकेशु के प्रति बहुत सम्मान रखती थीं। उनके इतने सम्मान को देखकर अध्यक्ष त्रिकेशु तुरंत चौंक गए। फिर भी सिर हिलाकर उन्होंने जवाब दिया, महोदया, अगर आपको कुछ चाहिए तो बस कह दीजिए। लेकिन पहले के हालात से उनके सामने की रहस्यमयी औरत में साफ तौर पर अथाह ताकत थी। आखिरकार अगर उनकी जबरदस्त मौजूदगी न होती तो वह अकेले काला ड्रैगन बादशाह और शैतानी ड्रैगन महल के बाकियों का मुकाबला करना
बिल्कुल असंभव होता। ज्योति ने हल्की मुस्कान दी और बोली, तो मुझे अध्यक्ष त्रिकेशु का शुक्रिया करना होगा। उनकी आवाज गूंजते ही उन्होंने फिर से सिर घुमाया और काला ड्रैगन बादशाह और शैतानी ड्रैगन महल के बाकियों की ओर देखा, जिनके चेहरे जोर से मुड़ने लगे। काला ड्रैगन बादशाह ने बदसूरत चेहरा बनाकर कहा, महोदया, क्या आप सचमुच हमारे शैतानी ड्रैगन महल से दुश्मनी करना चाहती हैं? उसने कहा, भले मेरी ताकत आपकी जितनी न हो, लेकिन आपको इतना करना जरूरी है महोदया। और हमारे गठजोड़ के साथ ही अविनाशी पूर्वज पहले ही उत्तरी महाद्वीप में आ चुके हैं। वह 9वें ग्रेड परमार्थ हैं। इस वक्त काला ड्रैगन बादशाह सिर्फ अविनाशी पूर्वज का नाम लेकर उनके सामने की रहस्यमयी औरत को थोड़ा डराने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उसकी कोशिश साफ तौर पर बेकार गई। उसकी बात सुनकर ज्योति मां के चेहरे पर मजाकिया मुस्कान उभरी और उन्होंने सिर हिलाकर नरम स्वर में कहा, 9वें ग्रेड परमार्थ, मुझे नहीं पता कि मेरे दैवीय मीनार ने इस स्तर के कितने लोगों को पहले ही दबाया है। उन्होंने आगे कहा, शुरू में मुझे तुम्हारी साजिशों के बारे में सोचने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन इतने सालों और मुश्किलों के बाद मैं आखिरकार अपने बेटे को देख पाई हूं। अगर मैं तुम्हें उसे तंग करने दूं और कुछ न करूं, तो मां होने के नाते यह बहुत बेतुका होगा, है ना? उन्होंने अपनी हथेली उठाई और उसमें रोशनी जमा होने लगी, जो अनगिनत रहस्यमयी और गहरे चमकते सील में बदली। उन्होंने कहा, इसलिए आज तुम सबको कुछ कीमत चुकानी होगी। उनके आखिरी शब्द गूंजते ही उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई। अचानक पूरी दुनिया धुंधली हो गई और क्षितिज पर अनंत तारों भरा आसमान उभरा। अनगिनत रोशनी की किरणें जमा होने लगीं और दूर से देखने पर यह जैसे एक विशाल चेतना जाल था जो पूरे आसमान और जमीन को ढक रहा था। लेकिन यह चेतना जाल बहुत डरावना था। हजारों हजारों मीटर तक आसमान को ढकते हुए इसने आसमान के दैवीय शरीरों को बदल दिया था। जैसे एक अलग आयाम हो, इसने पूरे आसमान और जमीन को पूरी तरह सील कर दिया था। इस इलाके में हर कोई इस चेतना जाल में लपेट लिया गया था। सहरावत, पश्चिमी चरम परमार्थ और बाकी परमार्थ रैंक के योद्धा हैरानी से सामने के नजारे को देख रहे थे। चेतना जाल में हर चमकता तारा बहुत डरावनी चेतना शक्ति की लहरें बिखेर रहा था, और सब महसूस कर सकते थे कि वे तारे जरा भी भ्रामक नहीं थे। अगर वे सचमुच सक्रिय हुए तो वे तारे असली उल्काओं की तरह दहाड़ते हुए नीचे आ सकते थे। उस पल हजारों हजारों मीटर का इलाका पूरी तरह मिट जाता और उनके रास्ते में कोई जिंदगी नहीं बचती। ऐसा चेतना जाल उन चेतक परमाचार्यों के लिए भी बिल्कुल असंभव था। उनके सामने की रहस्यमयी औरत की पृष्ठभूमि आखिर क्या थी? इस चेतना जाल की उपलब्धियां चेतक योगियों से तुलना नहीं की जा सकती थीं। लेविरिया में भी वह जरूर एक महान शख्सियत होती जो पूरे इलाके पर राज करती। ध्रुवांश भी सामने के नजारे से हैरान और तारीफ में डूबा था। खुद एक चेतक योगी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से। ध्रुवांश ने सिर खुजाते हुए बुदबुदाया, इसलिए पिताजी ने कहा था कि मां चेतना जाल की ट्रेनिंग में सबसे बेहतरीन है। अब उसे आखिरकार समझ आया कि उनके बूढ़े को क्यों नहीं लगा था कि उनकी चेतना जाल की ट्रेनिंग और अभ्यास में दैवीय रफ्तार का सुधार कोई हादसा था, क्योंकि उनकी मां चेतना विद्वानों के स्तर पर थीं। काला ड्रैगन बादशाह और बाकी 4 पहले ग्रेड परमार्थों के चेहरे मृत्यु जैसे पीले पड़ गए और उनकी आंखों से डर और खौफ उमड़ा। साफ था कि उनकी हैरानी छोटी नहीं थी। काला ड्रैगन बादशाह ने दांत कसकर दहाड़ा, भागो जल्दी, वह सिर्फ एक चेतना शरीर है, तो इस स्तर का चेतना जाल सक्रिय करना असंभव है। इस चेतना जाल के सक्रिय होने से पहले भाग जाओ। जल्दी होश में आकर उसने दांत भींचे। सच था, उसके सामने का चेतना जाल बहुत डरावना था, लेकिन इसे सक्रिय करने वाली सिर्फ एक चेतना शरीर थी, वरना वे सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकते थे। उसने जोर से चिल्लाया, भागने की खूनी कला इस्तेमाल करो। जोरदार दहाड़ के साथ काला ड्रैगन बादशाह की बांह जोर से फट गई। जैसे ही खूनी धुंध फैली, बेकाबू चेतना शक्ति ने आसमान को ढक लिया और तूफान की तरह फैल गया। काला ड्रैगन बादशाह की हरकत देखकर बाकी 4 परमार्थों ने दांत कसकर भींचे और उनकी बाहें एक साथ खूनी धुंध में फट गईं।
जबरदस्त चेतना शक्ति फैली और उनके आसपास का आयाम अचानक चटकने लगा। अगले पल उनके शरीर खूनी रोशनी में बदले और बिना जरा हिचक के दरारों में घुस गए। काला ड्रैगन बादशाह और बाकी चार की क्रूर और निर्णायक हरकतों को देखकर ज्योति मां को थोड़ी हैरानी और तारीफ हुई। अपनी उंगली हिलाकर बहुत चमकदार चेतना शक्ति की रोशनी सुनहरे तरल की तरह आसमान की ओर बढ़ी। अगले पल यह तेजी से बंद हो रही आयामी दरारों में घुसी। हैरान करने वाली लहरें फैलीं और आसपास का आयाम पूरी तरह चटक गया। आयामी लहरें फैलने के साथ उनमें से अनगिनत दर्द भरी चीखें गूंजीं जो पूरे इलाके में फैल गईं। जैसे ही आयामी बवंडर तेजी से बिखरे, चटका हुआ आयाम धीरे धीरे अपनी पुरानी हालत में लौटने लगा। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अभी जो भी एपिसोड आएगा ध्रुवंत की, उसका एक फिक्स टाइम बनाया है मैंने। तो अब से जो भी नया एपिसोड अपलोड होगा वह 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में आएगा और वह वीडियो लाइव चलेगा। और लाइव खत्म होने के कुछ घंटों बाद वह वीडियो अनलिस्टेड कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वीडियो लाइव होने के कुछ समय बाद वह चैनल पर नहीं दिखेगा। तो अगर आप उस वीडियो को बाद में सुनना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, या फिर आप लोग 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में तैयार रहना और डेली वीडियो को देख लेना। और हाँ, हमारे नए चैनल स्टोरी ट्यूब बैक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे की कहानी वहीं पर अपलोड होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि कृपया मेरे इस एपिसोड को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं लगता है, फिर भी कई लोग लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। अपनी आस्तीन लहराकर ज्योति मां ने पूरे इलाके को ढकने वाला विशाल चेतना जाल बिखेर दिया। जैसे ही सूरज की किरणें फिर से जमीन पर पड़ीं, अनगिनत योद्धाओं ने राहत की सांस ली और उनके पूरे शरीर ठंडे पसीने से तर हो गए। रहस्यमयी औरत की ओर देखकर उनकी आंखों से डर और खौफ उमड़ा। ज्योति मां ने हल्का सिर हिलाकर बुदबुदाया, क्या अफसोस। अध्यक्ष त्रिकेशु की ओर देखकर उन्होंने कहा, मैंने 2 लोगों को मार दिया है और बाकी 3 को भागते समय गंभीर जख्म हुए होंगे। सचमुच सिर्फ चेतना शरीर से इतनी ताकत जुटाना मुश्किल है। उनकी बात सुनकर हमेशा मजबूत और चतुर अध्यक्ष त्रिकेशु भी अपनी माथे पर जमा ठंडा पसीना पोंछने से खुद को रोक नहीं सके। इलाके में फैल रही विशाल और असीम लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं। ज्योति के प्रकट होने से इस क्षेत्र में हो रही बड़ी बड़ी लड़ाइयों पर भारी पर्दा गिर गया। उत्तरी महाद्वीप के बड़े बड़े लीडरों के चेहरों पर डर था और उनकी नजरें ज्योति की ओर भय से भरी थीं। उनके स्तर की योद्धा का पूरे उत्तरी महाद्वीप में कोई दुश्मन नहीं था। अब सबको साफ था कि काला ड्रैगन बादशाह और उसके साथियों के भागने के बाद शैतानी ड्रैगन महल और उत्तरी कायनात अकादमी का टकराव खत्म हो गया। शैतानी ड्रैगन महल के लिए यह अंत बहुत दुखद था। उनके परमार्थ स्तर के योद्धाओं को भारी नुकसान हुआ। शायद भविष्य में शैतानी ड्रैगन महल के पास उत्तरी कायनात अकादमी से सत्ता की होड़ करने की काबिलियत नहीं रहेगी। सच कहें तो कुछ बड़े लीडरों ने चुपके से राहत की सांस ली। हालांकि उत्तरी कायनात अकादमी एक विशाल ताकत थी जो दूसरी शीर्ष ताकतों पर भारी थी, लेकिन पिछले सालों में उन्होंने सत्ता और लालच की ज्यादा इच्छा नहीं दिखाई। शैतानी ड्रैगन महल की तुलना में यह कहीं बेहतर था। अगर शैतानी ड्रैगन महल ने इतनी तैयारियां न की होती और अविनाशी पूर्वज जैसे बड़े शख्स को न बुलाया होता तो कुछ लीडर आखिरी मौके पर उत्तरी कायनात अकादमी की मदद के लिए जरूर कदम उठाते। लेकिन अब हरकत की कोई जरूरत नहीं थी। ज्योति के प्रकट होने से पूरी स्थिति पलट गई। शैतानी ड्रैगन महल जो शुरू से ऊपर था, सब भाग गया, भारी जख्मों और मौतों के साथ। सोचें तो वे निकट भविष्य में उबर नहीं पाएंगे। न सिर्फ इतना, उन्होंने उत्तरी कायनात अकादमी से होड़ करने की काबिलियत सचमुच खो दी। कुछ लीडरों ने मन में अफसोस जताया। उन्होंने सोचा था कि जब उत्तरी कायनात अकादमी सबसे कमजोर होगी तब उनकी मदद करेंगे। इससे अकादमी उनका एहसानमंद होती। लेकिन अब ऐसा मौका खो गया। क्षितिज पर ज्योति ने उस आयाम की ओर देखा जहां काला ड्रैगन बादशाह और उसके साथी भागे थे। अध्यक्ष त्रिकेशु की ओर मुड़कर उन्होंने नरम स्वर में कहा, अब
चूंकि शैतानी ड्रैगन महल की ताकत को बड़ा झटका लगा है, मुझे लगता है कि उत्तरी कायनात अकादमी को यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। मैं सिर्फ एक चेतना रूप हूं और यहां ज्यादा देर नहीं रह सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि उत्तरी कायनात अकादमी ऐसा बड़ा खतरा छोड़ना नहीं चाहेगी। अगर किसी मौके पर उन्हें फिर ताकत मिली तो वे ध्रुवांश के लिए जिंदगी मौत की जंग छेड़ देंगे। इससे ध्रुवांश के लिए कितना खतरा होगा। इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि उत्तरी कायनात अकादमी इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाए। ज्योति की आवाज जरा भी सख्त नहीं थी, फिर भी अध्यक्ष त्रिकेशु ने कड़वी मुस्कान दी। यह ऐसा लगा जैसे कोई माता पिता अकादमी को अपने बच्चे को खतरे में डालने का जिम्मेदार ठहरा रहा हो। फिर भी उन्होंने गरिमा के साथ जवाब दिया, निश्चिंत रहें महोदया, इस बार हमारी उत्तरी कायनात अकादमी शैतानी ड्रैगन महल को आसानी से नहीं छोड़ेगी। पहले हम उनके पुराने अड्डे में बने प्राचीन चेतना जाल की वजह से कुछ नहीं कर पाए। अगर उसे काला ड्रैगन बादशाह और 5 अन्य परमार्थ सक्रिय करते तो हमारा उत्तरी दरिया ड्रैगन भी उसे तोड़ नहीं पाता। इसलिए हम सिर्फ उन्हें छिपने दे सकते थे। लेकिन आज भारी नुकसान के बाद उस प्राचीन चेतना जाल की ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी और उसमें रक्षा की ज्यादा काबिलियत नहीं बचेगी। उन्होंने आखिरी वाक्य में दृढ़ता से कहा, इसलिए हम कोई खतरा नहीं छोड़ेंगे। उनकी आंखों में कत्ल की आग थी। शैतानी ड्रैगन महल का जहर हमेशा उत्तरी कायनात अकादमी को चिंता में डालता था और उनके छात्रों को असल दुनिया की ट्रेनिंग में डराता था। लेकिन कुछ वजहों से वे उन्हें दुनिया से पूरी तरह मिटा नहीं पाए। आखिर में उन्होंने एक समझौता किया कि उनके बुजुर्ग हरकत में नहीं आएंगे और युवा पीढ़ी आपस में टकराएगी। उनके जवाब को सुनकर ज्योति ने हल्के से सिर हिलाया। सिर उठाकर उनकी नजरें समुद्र सी बादल परतों को भेदती हुईं। बहुत दूर उन्होंने 2 जबरदस्त आकृतियों को टकराते देखा। वहां से निकल रही डरावनी लहरें पूरे उत्तरी महाद्वीप में महसूस हो रही थीं। ज्योति की आंखों में चमक घूमी और उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी उत्तरी कायनात अकादमी का उत्तरी दरिया ड्रैगन किसी से लड़ रहा है? वह अविनाशी पूर्वज है? ग्रेड 9 परमार्थ? हां, वह ठीक ठाक है। उनके जवाब को सुनकर अध्यक्ष त्रिकेशु ने बेबस हंसी दी। उनकी नजरों में ग्रेड 9 परमार्थ ठीक ठाक था। अगर ऐसा है तो वह जो ग्रेड 5 परमार्थ था सचमुच उनके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं था। लेकिन यह सोचकर कि काला ड्रैगन बादशाह को ज्योति ने डरे हुए कुत्ते की तरह भगाया, वह शांत हो गए। लेविरिया वाकई विशाल और असीम थी, जहां हर जगह छिपे ड्रैगन और बाघ थे। कोई नहीं बता सकता कि कब कोई डरावना योद्धा जो पूरे इलाके को हिला दे अचानक सामने आ जाए। अध्यक्ष त्रिकेशु ने हिचकते हुए कहा, महोदया, वे क्षितिज की ओर एक ऐसी जगह देख रहे थे जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखती थी और अपनी बात आधी छोड़ दी। वे ज्योति से उत्तरी दरिया ड्रैगन की मदद करने की गुजारिश करना चाहते थे। हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि अविनाशी पूर्वज उत्तरी दरिया ड्रैगन को हरा सकता, लेकिन उन्हें अप्रत्याशित हालात की चिंता थी। आखिर उत्तरी दरिया ड्रैगन का होना उत्तरी कायनात अकादमी के 5 महान अकादमियों में टिके रहने के लिए जरूरी था। अगर उत्तरी दरिया ड्रैगन को कुछ हुआ तो यह अकादमी के लिए जानलेवा झटका होता। ज्योति ने उनकी ओर देखा और बोली, तुम्हारा उत्तरी दरिया ड्रैगन धरातल परमार्थ रैंक की कगार पर है। कुछ वक्त ट्रेनिंग और सीखने के बाद उसे ऊपर चढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। अगर वे लड़ते रहे तो तुम्हारा उत्तरी दरिया ड्रैगन ऊपर रहेगा। वे थोड़ा हिचकीं, फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन चूंकि ध्रुवांश तुम्हारी उत्तरी कायनात अकादमी में ट्रेनिंग और सीख रहा है और तुम सब ने उसका ख्याल रखा है, एक मां होने के नाते मुझे जाहिर है आभार दिखाना होगा। फिलहाल वे सिर्फ एक चेतना रूप थीं, अपनी असल देह का इस्तेमाल नहीं कर सकती थीं, इसलिए वे ध्रुवांश के पास ज्यादा देर नहीं रह सकती थीं। इसका मतलब था कि ध्रुवांश को अपनी भविष्य की ट्रेनिंग और सीखने के लिए उत्तरी कायनात अकादमी पर निर्भर रहना पड़ता। ऐसे में ज्योति को अकादमी को एक एहसान देने में कोई दिक्कत नहीं थी। अध्यक्ष त्रिकेशु ने उनके सामने हाथ जोड़े और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी आवाज में कृतज्ञता और प्रशंसा थी। वे समझ गए थे कि ज्योति इतनी मदद क्यों दे रही थीं। यह सब इसलिए क्योंकि ध्रुवांश उनकी अकादमी में था। ज्योति ने उनकी ओर हाथ हिलाया और बोली,
इस चेतना रूप में बची शक्ति अविनाशी पूर्वज को डराने के लिए काफी होगी। उनकी आवाज गूंजी और उनके शरीर ने एक प्रकाश किरण में बदलकर क्षितिज को पार किया। समुद्र से बादलों की परतों को चीरते हुए वे पलक झपकते ही दूर गायब हो गईं। सबने उस दिशा को देखा जहां वे गायब हुई थीं और उनके दिलों में हैरानी थी। जाहिर था यहां सबको पता था कि वे क्या करने जा रही थीं, जिससे वे मन ही मन मुस्कुराए। लगता है हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो हमारी आंखें खोल देगा। ज्योति के गायब होने के थोड़ी देर बाद दूर के आसमान से विशाल और असीम लहरें फैलीं। क्षितिज पर तूफानी हवाएं चलीं और दुनिया की चेतना शक्ति पूरी तरह भड़क उठी। साफ था कि दूर के आसमान में बहुत डरावनी लड़ाई हो रही थी। बिजली की कड़क गूंजी और एक गुस्से भरी दहाड़ ने दुनिया को हिला दिया। तुम कौन हो, महोदया? मैं अविनाशी महाद्वीप का अविनाशी पूर्वज हूं। लेकिन वह दहाड़ पूरी होने से पहले रुक गई, क्योंकि दुनिया की चेतना शक्ति की लहरें और बेकाबू हो गईं। अविनाशी पूर्वज की गुस्से भरी दहाड़ें गूंजती रहीं। अगले पल अनगिनत योद्धाओं ने हैरानी से सिर उठाया और देखा कि दूर के आसमान में बादल की परतें टूट गई थीं और वहां से तूफान निकल रहे थे। उसी वक्त सबने अविनाशी पूर्वज की छवि को मुड़ते और विकृत होते देखा और फिर उसे लगातार पीछे धकेला गया। अविनाशी पूर्वज ने गुस्से में चिल्लाया, तुम इस बूढ़े पूर्वज को याद रखना, मैं यह हिसाब जरूर चुकाऊंगा। डरावने झटके दर्जन भर सेकंड तक चले। फिर अविनाशी पूर्वज ने आखिरकार गुस्से भरी चीख मारी। क्षितिज पर बादल की परतें टूट गईं और आसपास का आयाम ढह गया, जिसमें से काला समुद्री पानी उमड़ा। अगले पल एक बेकार सी दिखने वाली आकृति ढहते आयाम में दौड़ी और बिना निशान छोड़े गायब हो गई। अविनाशी महाद्वीप से आए अविनाशी पूर्वज को सचमुच डराकर भगा दिया गया। ध्रुवांश ने यह नजारा देखा और होंठ चटकाए। उनकी मां की ताकत वाकई बहुत डरावनी थी। अभी के ध्रुवांश में दूसरी पीढ़ी का नाजुक शख्स बनने की काबिलियत थी। ये सोचकर ध्रुवांश ने मुस्कुराकर हंस दिया। जाहिर है ये सिर्फ उनके दिमाग में एक पल की बात थी। सच, उनकी मां बहुत ताकतवर थीं, लेकिन इतनी ताकत के बावजूद उन्हें उनके पिता को छोड़ना पड़ा। साफ था कि उन्हें लगता था कि उनकी मौजूदा ताकत उनके पिता और उन्हें बचाने के लिए काफी नहीं थी, जिसने उन्हें अकेले जाने पर मजबूर किया। एक रहस्यमयी दल जो उनकी मां को उनके स्तर की ताकत के बावजूद चिंता में डाल सकता था, जरूर अकल्पनीय ताकत और सत्ता रखता होगा। यह सोचकर ध्रुवांश ने अपनी हथेलियां कस लीं और उनके दिल में भारीपन आया। फिर भी युवा की नजरें जल्दी दृढ़ हो गईं। चाहे कुछ भी हो, वे कभी हार नहीं मानेंगे। भले अभी वे बहुत कमजोर थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि एक दिन वे उस अनजान जगह पर पहुंचेंगे और अपनी मां को वापस लाएंगे। क्षितिज से दो प्रकाश किरणें नीचे उतरीं और ज्योति और उत्तरी दरिया ड्रैगन में बदलीं। इस वक्त उत्तरी दरिया ड्रैगन ज्योति को हैरानी से घूर रहा था। उनकी आंखों में झटका था। उन्होंने पूछा, महोदया, क्या तुम ध्रुवांश की मां हो? ज्योति ने हल्के से सिर हिलाया। उत्तरी दरिया ड्रैगन की आंखों में समझ की चमक आई। कुछ वक्त पहले उन्होंने ध्रुवांश को अपना मीनार निकालते देखा था, जिससे उन्हें अंदाजा हुआ कि ध्रुवांश का किसी खास दल से रिश्ता है। अब उनकी मां को देखकर सब साफ हो गया। उत्तरी दरिया ड्रैगन ने हाथ जोड़कर कहा, तो तुम? ज्योति ने उनकी ओर देखा और दूर में ध्रुवांश की ओर मुड़कर बोली, मैं उम्मीद करती हूं कि तुम यह बात ध्रुवांश को नहीं बताओगे। उनके शब्दों को सुनकर उत्तरी दरिया ड्रैगन के दिल में कुछ शक हुआ। अगर ध्रुवांश में उस खास दल का खून था तो उन्हें सचमुच आसमान का बच्चा होना चाहिए। लेकिन जैसा दिख रहा था, ध्रुवांश को अपनी इस दूसरी पहचान के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि यह सिर्फ एक शक था और उत्तरी दरिया ड्रैगन इतने समझदार थे कि इस बारे में कुछ नहीं बोले, क्योंकि उस खास दल के मामले बहुत जटिल थे। उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया, हां, ये बूढ़ा समझ गया। ज्योति ने भी कोई सफाई नहीं दी। साफ था कि वे इस कहानी को दूसरों को बताने में दिलचस्पी नहीं रखती थीं। इसलिए सिर घुमाकर वे ध्रुवांश की ओर चलीं और उनके हाथ पकड़ लिए। उस वक्त उनसे निकल रही चमक बिखरने लगी थी, जैसे गायब होने की निशानी। ध्रुवांश ने अपनी मां के हाथ कसकर पकड़े और उनके चेहरे पर नर्वसपन दिखा। उन्होंने कहा, मां,
उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी मां का चेतना रूप ज्यादा देर नहीं टिक सकता था। ज्योति ने अध्यक्ष त्रिकेशु और उत्तरी दरिया ड्रैगन की ओर हल्की मुस्कान भेजी और बोली, अध्यक्ष त्रिकेशु, मुझे और ध्रुवांश को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दीजिए। उनके शब्दों को सुनकर अध्यक्ष त्रिकेशु और उत्तरी दरिया ड्रैगन ने सिर हिलाया और चले गए। इस माँ बेटे को इस जगह रहने दिया। ज्योति ने ध्रुवांश का हाथ पकड़ा और वे एक पहाड़ी चोटी पर उतरे। उनके सामने खड़े लंबे और सीधे युवा को देखकर उस चेहरे में उनके पिता की सुंदरता थी, जिसमें उनकी नरमी मिली थी। इससे युवा और आकर्षक लग रहा था, और यह इतना तीखा नहीं था कि तेज लगे। ध्रुवांश ने महसूस किया कि क्या होने वाला है और अपनी मां का हाथ कसकर पकड़कर मुश्किल से बोले, मां, क्या तुम अब जाने वाली हो? ज्योति ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, हालांकि यह सिर्फ मां का चेतना रूप है, लेकिन अगर मैं यहां ज्यादा देर रुकूं तो शायद तुम्हारे लिए अनचाही मुसीबत खींच लाऊं। ध्रुवांश ने दांत कसकर गरजा, मां, तुम्हारी असल पहचान क्या है? तुम अभी कहां फंसी हो? कृपया मुझे बताओ, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। ज्योति ने चुपके से आह भरी और अपने सामने के युवा के चेहरे को सहलाया। उन्होंने जवाब दिया, अभी इस बारे में बताने का वक्त नहीं है। पहले मैं चाहती थी कि तुम उत्तरी हिस्से से बाहर न निकलो, भले इससे तुम बहुत साधारण बन जाते, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी सलामती चाहती थी। यह मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। ध्रुवांश ने तंज भरी मुस्कान दी और बोले, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाता मां। मां के बिना रहने का एहसास ज्यादा अच्छा नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि पिताजी के लिए भी यह आसान नहीं था, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके समझदार और विचारशील बनने की कोशिश करता था। उनके शब्दों को सुनकर ज्योति की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने जवाब दिया, यह सब मां की गलती है। उनके दिल में साफ था कि ध्रुवांश के दिल में उनसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। उस साल गठरी में लिपटे ध्रुवांश को बचाने के लिए उन्होंने चुपके से बिना किसी को बताए छोड़ दिया था। एक मां के लिए ऐसा फैसला लेने का दर्द चाकुओं से दिल काटने जैसा था। फिर भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ध्रुवांश ने नरम स्वर में कहा, अब सब ठीक है मां। उन्होंने अपनी मां के चेहरे पर गिरते आंसुओं को हथेली से पोंछा और बोले, भले बचपन में आप मेरे पास नहीं थी, लेकिन मेरे पास पिताजी थे। लेकिन मां, तुम जरूर बहुत अकेली रही होगी, है ना? तुमने यह सब हमारे लिए किया, इसलिए पिताजी और मुझे यह साफ पता है, और हमने इसके लिए तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। इस पल ज्योति, जिन्होंने आसमान हिलाने वाले हमले किए और उत्तरी महाद्वीप के सारे लीडरों के दिलों को डराया, अपने मुंह को ढककर सिसकने लगीं। उनके लिए पूरे ब्रह्मांड में उनके पति और बेटे से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। उस साल की गठरी में लिपटा शिशु सचमुच बड़ा हो गया था, और वह इतना समझदार और विचारशील था। इससे उन्हें लगा कि उन सालों का अकेलापन सार्थक था। ध्रुवांश ने धीरे कहा, निश्चिंत रहो मां, भले मैं अभी बहुत कमजोर हूं, लेकिन एक दिन मैं ताकतवर हो जाऊंगा। तुम जहां भी फंसी हो, वह जगह कितनी भी डरावनी हो, मैं तुम्हें जरूर घर लाऊंगा। यह वह वादा है जो मैंने पिताजी से किया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, और चूंकि मेरी मां इतनी जबरदस्त हैं, तो उनके बेटे के तौर पर तुम्हें मुझ पर कुछ भरोसा करना चाहिए। ज्योति ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर ध्रुवांश का सिर सहलाया। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूं, लेकिन मैं अभी भी ये बातें पहले नहीं बताऊंगी। जब तुम भविष्य में सचमुच ताकतवर हो जाओगे, तो तुम्हें कुछ बातें अपने आप पता चल जाएंगी। उनके शब्दों को सुनकर ध्रुवांश ने बेबसी से सिर हिलाया। ज्योति ने हाथ हिलाया, जिससे पास में खड़ी लिरिका और अमायरा की आकृतियां हल्के से हिलीं, और वे अनचाहे ही ध्रुवांश के बगल में आ गईं। ज्योति ने लिरिका की ओर मुस्कुराकर कहा, लिरिका, मुझे तुम्हें ध्रुवांश का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देनी होगी। बस उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मान लेना, ठीक है? अगर वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम जो चाहो कर सकती हो। अभी वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये शब्द सुनकर ध्रुवांश ने अटपटी मुस्कान दी, जबकि लिरिका और अमायरा मुस्कुराने लगीं। लिरिका ने नरम स्वर में सिर हिलाकर जवाब दिया, निश्चिंत रहें ज्योति मां, मैं सुनिश्चित करूंगी कि उसे कुछ न हो। ज्योति ने ध्रुवांश को देखा और बोली, ध्रुवांश, तुम लिरिका को तंग नहीं कर सकते, ठीक है?
विजय स्तंभ कला 2 कागजों में बंटी है, मातृ और पितृ। तुमने जो सीखा और ट्रेनिंग की वह पितृ कागज है, जबकि लिरिका ने मातृ कागज सीखा है। यह कला कुछ खास है जिसमें पितृ मुख्य हिस्सा है और मातृ सहायक। जहां मैं हूं वहां मातृ कागज सीखने वालों को सेवक कहते हैं, क्योंकि उनकी चेतना शक्ति पितृ कागज सीखने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। लेकिन मां नहीं चाहती कि तुम इस तरीके का इस्तेमाल करो, समझे? लिरिका के लाल हुए चेहरे को देखकर ध्रुवांश ने सिर हिलाया। उनके दिल में अपराध बोध उमड़ा। पहले उन्होंने जो तरीका इस्तेमाल किया था वह उनकी मां की बात से मिलता जुलता था। भले उन्होंने बिना कुछ जाने ऐसा किया था, फिर भी दोनों के दिल में थोड़ा अपराध बोध था। यह देखकर ज्योति ने संतुष्ट मुस्कान दी और बोली, भले तुम्हारे पिताजी में ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे उनकी सीख में निराश नहीं किया। वे फिर लिरिका की ओर मुड़ी और उनके चेहरे को प्यार से सहलाया। तुम्हारी यादें मिटाई नहीं गईं, बल्कि सील की गई हैं। लेकिन अभी की मैं उस सील को नहीं तोड़ सकती। लिरिका ने जल्दी पूछा, क्यों? ज्योति ने आह भरी और बोली, क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारा स्वभाव नहीं पता? तुम्हारी सारी सील की गई यादें मेरे साथ की हैं। तुम्हारे लिए वे खुशी की यादें नहीं हैं। और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अभी कहाँ हूं, और मैं नहीं चाहती कि तुम वहां आओ, क्योंकि वह जगह तुम्हें पसंद नहीं आएगी। लिरिका ने होंठ काटकर भावुक होकर चिल्लाया, लेकिन मैं तुम्हें वहां से बचाना चाहती हूं ज्योति मां। ज्योति ने हल्की मुस्कान दी और बोली, अगर तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहती हो तो ध्रुवांश का ख्याल रखकर कर सकती हो। उनके जवाब को सुनकर लिरिका थोड़ी देर चुप रही, फिर आखिरकार सिर हिलाया। लेकिन उनकी आंखों में अभज्योति इच्छा थी। लिरिका के स्वभाव को जानते हुए ज्योति ने इस बारे में बात नहीं बढ़ाई, क्योंकि उन्हें पता था कि वे उनकी खोज की मंशा को नहीं मिटा सकती थीं। फिर भी उसे कुछ वक्त तक टालना काफी था। ज्योति ने ध्रुवांश के बगल में चुपके खड़ी युवा लड़की की ओर देखा और गर्म मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारा नाम अमायरा है ना? अमायरा ने ध्रुवांश की ओर देखा और थोड़ा संकोच करते हुए सिर हिलाया। हां। ज्योति ने हल्की मुस्कान दी और बोली, ध्रुवांश की नजरें उसके पिताजी से बेहतर हैं। हालांकि उनके सामने की युवा लड़की काफी छोटी थी, लेकिन उसका स्वभाव और चरित्र ऐसी चीजें थीं जो कोई साधारण लड़की नहीं रखती थी। उन्हें अमायरा का पहला प्रभाव बहुत अच्छा लगा। अमायरा के नाजुक चेहरे पर गुलाबी रंग चढ़ा और वह बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योति मां इतनी जबरदस्त हैं, आप जितना ताकतवर बनना मेरा लक्ष्य हो। उसने जो कहा वह सच था। ज्योति मां की कुछ देर पहले दिखाई गईं आश्चर्यजनक तकनीकें और ताकत ने अमायरा को उनकी बहुत प्रशंसा करने पर मजबूर किया। अगर वह उनकी तरह ताकतवर हो पाती तो शायद वह अपने देवांश दल की भारी जिम्मेदारी पूरी तरह उठा सकती थी। ज्योति ने अमायरा की पतली और नाजुक उंगलियां अपनी हथेली में लीं और उनके हाथ में देवांश तलवार पर नजर डाली। उनकी आंखों में हैरानी चमकी और उन्होंने पूछा, तुम देवांश दल की हो? राजवंत तुम्हारे लिए कौन है? राजवंत का नाम सुनकर अमायरा के चेहरे पर हल्की हैरानी उभरी। वह बोली, वे मेरे परदादा हैं, लेकिन वे बहुत पहले गुजर गए। क्या ज्योति मां ने उन्हें देखा है? ज्योति ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन जहां मैं हूं वहां लेविरिया के शीर्ष शख्सों का हमेशा रिकॉर्ड रहता है। मैंने राजवंत की खबर पढ़ी थी और यह तलवार देखी थी। अमायरा को एक पल में समझ आया। उसे जो पता था उसके मुताबिक उनके परदादा की ताकत गगन परमार्थ रैंक तक पहुंच गई थी और वे देवांश दल के इतिहास में सबसे बड़े शख्सों में से एक थे। इसलिए उनके और देवांश तलवार की जानकारी दूसरों द्वारा जमा होना अजीब नहीं था। दोस्तों, अभी इतने लोग एपिसोड सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों ने लाइक नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आता है कि आपको एक लाइक करने में आपका क्या चला जाएगा। एक लाइक करने में बस 1 सेकंड लगेगा, इसलिए सभी लोग लाइक कर दीजिए। ज्योति ने हंसकर कहा, लेकिन जिस लड़की को ध्रुवांश ने उठाया वह देवांश दल की छोटी रानी निकली। हां, तुम्हारी नजरें वाकई अच्छी हैं। इससे अमायरा का चेहरा लाल हो गया और ध्रुवांश ने जवाब में खांस दिया। ज्योति ने नरम आह भरी और बोली, मेरा वक्त अब लगभग खत्म हो रहा है। वे ध्रुवांश की ओर देखीं। उनकी आंखों में बिछड़ने की अनिच्छा थी। इस बिछड़ने के बाद
न जाने कितने महीने और साल इंतजार करना पड़ता कि वे अपने बेटे को फिर देख पाएं। अपनी मां के धीरे धीरे पारदर्शी होते शरीर को देखकर ध्रुवांश की आंखें फिर लाल हो गईं। दांत कसकर उन्होंने गर्जा, मां, मेरे लिए इंतजार करना, चाहे तुम जहां हो, वह जगह कितनी भी डरावनी हो, या जो बुरे लोग हमारे परिवार को मिलने से रोक रहे हैं कितने भी ताकतवर हों, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मेरे ताकतवर होने का इंतजार करना और मैं तुम्हें घर लाऊंगा। ज्योति की आंखों में संतुष्टि के आंसू जमा हो गए और उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, वे बोलीं, मां तुम्हारा इंतजार करेगी। ध्रुवांश, तुम्हें अच्छे से जीना होगा। ज्योति ने ध्रुवांश के हाथ कसकर पकड़े, लेकिन अब वे कोई ताकत नहीं लगा पा रही थीं। उनका शरीर धीरे धीरे मटमैला हो रहा था। आखिरकार वे धीरे धीरे बिखरने लगीं। उनकी आंखों में अभी भी बिछड़ने की अनिच्छा थी। उनका शरीर पूरी तरह बिखर गया। ध्रुवांश ने उस जगह को देखा जहां उनकी मां गायब हुई थीं और घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने जमीन पर सिर जोर से टेका और बुदबुदाया, मां, निश्चिंत रहो, हमारा परिवार जरूर फिर मिलेगा। उनके बगल में खड़ी अमायरा और लिरिका चुप रहीं और उनका साथ देती रहीं। ध्रुवांश और उनकी हरकतों को देखकर उनकी नाक हल्की सी खट्टी हो गई। हल्की हवा चली जिसने उनकी पोशाक को हिलाया। ये नजारा थोड़ा उदास और सुनसान लग रहा था। इस जगह से करोड़ों मील दूर एक आयाम थी। ये एक रहस्यमयी और अनजान जगह थी। उस आयाम में विशाल काले मीनार क्षितिज पर तैर रहे थे, जिनकी हर परत से काली रोशनी निकल रही थी। पूरे इलाके को ढकते हुए वे बहुत अजीब और रहस्यमयी लग रहे थे। आयाम की गहराइयों में हजारों मीटर ऊंचा एक विशाल मीनार जमीन पर खड़ा था, जिसका शरीर बादल की परतों को भेद रहा था, जिससे वह भ्रामक और अस्पष्ट लग रहा था। विशाल मीनार की सबसे ऊंची परत में काली अंधेरी जगह में एक सफेद पोशाक वाली महिला चुपके बैठी थी। अचानक उनके नाजुक शरीर में कंपन हुआ और उनकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं। अपनी हथेलियां कसकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बुदबुदाईं, ध्रुवांश, मेरा बेटा। उनकी आवाज में असीम चाहत और तड़प थी। फिर भी उन्होंने अपनी आंखों के आंसुओं को सिर्फ एक पल तक रहने दिया और फिर वे तुरंत भाप बन गए। अगले पल उनकी नजरें धीरे धीरे पहले की उदासीनता में लौट आईं। जैसे ही उनकी नजरें उदासीन हुईं, आसपास का काला आयाम लहराने लगा। लहरें फैलने के साथ एक सूखे पेड़ सा चेहरा उसमें से उभरा। उस चेहरे से काली चमक निकली और वह ज्योति की ओर देखा। गुस्से और क्रोध से भरी गूंजती आवाज काले अंधेरे में फैली, कुछ देर पहले की लहरें तुम्हारे चेतना रूप से थीं, है ना? तुम कब तक उस पापी खून को छिपाओगी? काले आयाम में आयाम की सिलवटों से उभरा बूढ़ा सूखा चेहरा सफेद पोशाक वाली आकृति को गुस्से से घूर रहा था। उसकी क्रोध भरी आवाज गूंज उठी, जिसने पूरे आयाम को हिला दिया। वह सफेद पोशाक वाली महिला ज्योति थी, ध्रुवांश की मां। इस पल उन्होंने बूढ़े सूखे चेहरे को ठंडी नजरों से देखा और उदासीन स्वर में बोली, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बूढ़े सूखे चेहरे ने कठोर आवाज में कहा, ज्योति, अभी भी जिद करना चाहती हो? क्या तुम सोचती हो कि एक ऐसी लड़की को, जिसका तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं, विजय स्तंभ कला का मात्र कागज सीखने देकर तुम हमें बेवकूफ बना सकती हो? तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे? आखिर किस जगह पर है ध्रुवांश की मां? क्या ध्रुवांश ताकतवर बनकर बचा पाएगा अपनी मां को? और क्या होगा जब महान अकादमियों की प्रतियोगिता में? जानने के लिए सुनते रहे इस स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर।